मैंने अब तक जो सीखा वो ये सीखा कि मैंने अब तक कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी है। एंड देयर इज सो मच टू लर्न एंड देयर इज सो लिमिटेड टाइम। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बिगनिंग में ही समझ आ जाता है कि यार मेरा ना ये करियर रोड मैप है। तो जो एंथनी रॉबिन्स का मॉडल है ना, विल स्किल बिल, तो विलिंगनेस तो आ गई थी, स्किल सीख ली मैंने और बिल्स भरने लग गए। बहुत से लोगों की बहुत अरसे तक स्ट्रगल ही रहती है, वो अपने राइट करियर को, राइट चीज़ों को चूज ही नहीं कर पा रहे होते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज पाकिस्तान में सैडली बहुत सारे एचआर हेड्स हैं वो एलएनडी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? बिकॉज उन्होंने कभी काम किया नहीं है। एलएनडी के नाम पे सिर्फ ट्रेनिंग कैलेंडर्स बना देते हैं। ये समझता हूँ हर चीज़ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म करे प्रोफेशनल वर्ल्ड में? टेक्निकल स्किल्स आपको किसी भी लाइन में एंटर करवाती है और कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर प्रोफेशनल स्किल्स या फिर पीपल स्किल्स आपको एलिवेट करती है। सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है वो आपकी अटेंशन है, यू नो। If any app does not charge you a money, then you are the money that they are selling to Right. other people. बट मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन के बाद जो स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल लाइफ को एलिवेट करता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस। We are living in a room full of people who are emotional creatures and not logical beings. एम्पैथी बहुत ज़्यादा मुझे मिसिंग दिखाई देती है कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो यंग इंटर्न्स एमटीओस को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो बहुत कुछ शिप कर सकते हैं। ये सीनियर मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट को बहुत कुछ शिप कर सकती है। ये जो सेल्फिशनेस का कल्चर है ना, समझ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब सारा का सारा फोकस नंबर्स पे हो जाता है और लोगों के एफर्ट को उनको वैलिडेट नहीं किया जाता, जब सारा का सारा फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि केपीआईज और लर्निंग माइंडसेट को जब प्रमोट नहीं किया जाता, तो ऐसे इदारों में सेल्फिश कल्चर ही बन जाता है। मैं बहुत सारी कंपनीज को कोडैक बनते हुए देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं बहुत सारी कंपनीज को ब्लैकबेरी बनते हुए देख रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं उनको नाम भी ले सकता हूँ, ऑफिशियली नहीं लूँगा बट नाम भी ले सकता हूँ कि वो बनेंगे फ्यूचर में, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट दे आर मिसिंग आउट। Thank you so much, Zain, for being in this podcast Impact with Samad Abbas. We've been friends for a very long time. I think बहुत सारी चीज़ें आपसे ऑलरेडी सीखी हैं और सीखने का मौका मिला है। एंड आज के इस पॉडकास्ट में भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे डिस्कशंस करें जिससे मुझे खुद भी फ़ायदा और जो ऑडियंस जो हमने बिल्ड किया उनको भी फ़ायदा हो। स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी खुद की लर्निंग एंड डेवलपमेंट जर्नी रही। मैं समझता हूँ बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, आप किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा बन सकते हैं, आप there's so many things, but specifically training and development मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक बहुत ही लीस्ट और बहुत कम लोग हैं जो कि इस एरिया को चूज करते हैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर। आपका वाई क्या रहा? वाई यू केम इनटू दिस फील्ड? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फर्स्ट। तो समद, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी ये थी कि 2009 में यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, आप जानते हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप करवाता है, वो अटेंड की थी। एंड उस वक्त मैं पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी बहुत करता था स्कूल में। मुझे आज तक याद है, मैंने स्टेज पे कामरान रिजवी साहब, कामबा जिसको बोलते हैं, उनको मैंने स्टेज पे दिखा था, एंड ही वाज रियली एंगेजिंग द ऑडियंस, क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, हिज वर्ड्स वर प्रोफाउंड, हिज बॉडी लैंग्वेज वाज ऑसम, and I kind of felt in that training hall, being a participant, that you know what I mean, I can do that, I have the skill and I can do that as well. And that was my first moment of कहते ना aha moment था मेरे लिए। I was only 17 back then, and that's where everything started making sense to me because मुझे काम अच्छा लगा। Now this is something we have to understand कि a lot of times we are interested in few things and then we become passionate about few things. हम किसी भी चीज़ को लेकर शुरुआत में पैशनेट हो नहीं सकते। पहले वो चीज़ कहते हैं ना कि पहले आपको उसकी उल्फत मिलनी चाहिए, तो वो उल्फत मुझे बहुत प्यारी मिली थी उस बात से। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर मुझे था कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में वापस आना है। स्कूल ऑफ लीडरशिप के अपने मैकेनिज्म्स थे जिसमें आपको उनका ट्रेनर यंग ट्रेनर करना पड़ता था। मुझे आज तक याद है जब मैं अपने ट्रेनर यंग ट्रेनर के लिए पुराना ज़माना था, एप्लीकेशन भरी थी, मैंने उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। सो हमारे एक ट्रेनर हुआ कहते थे तलहा इकबाल साहब, जिसको हम टीआई कहते थे। ऐसे ही तलहा इकबाल साहब आते हैं कमरे से बाहर और मुझे कहते हैं कि क्यों करना है आपने ट्रेनर यंग ट्रेनर? मैंने कहा मुझे वाइल्डसी में एज अ फैसिलिटेटर आना है। सो ही सेड के नो, दिस इज नॉट अबाउट दिस, ला ला ला। मैंने कहा आप लोगों ने यही कहा था कि अगर आपको आना है तो आपको ये करना पड़ेगा। बोला हाँ, वो एक प्री रिक्विजिट है बट गारंटी नहीं है इस बात की। खैर मैंने इनरोल कर लिया उस प्रोग्राम में। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। मेरे दिमाग में बस यही था कि वाइल्डसी में एज अ यंग फैसिलिटेटर जाना है और इसीलिए ट्रेनर यंग ट्रेनर करना है।
जब उस प्रोग्राम में उतरा और पहला दिन शिवी नापा ने चलाया था, तब आई रियलाइज कि एक्चुअली इस काम में बहुत एक एलिमेंट है लोगों को बदलने का भी, लोगों को सिखाने का भी, और जो हम पुराने जमाने की टीचिंग देखते हुए आए हैं उससे कितना मुख्तलिफ है ये सारी की सारी बातें। कटिंग ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बैचलर्स कर रहा था ज़ैबिस के दौरान, मुझे घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं थी मुझ पे, और उसी दौरान दैट वाज अ टाइम जब मैंने सोचा था कि ये 4 साल है, इस 4 साल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया, काम अच्छा हुआ तो डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, और अल्लाह ताला हैज़ बीन रियली रियली काइंड टू मी कि उन 2 सालों में ही अपने बैचलर्स के माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने बहुत बुलाना स्टार्ट किया, हर दूसरा वीकेंड जो है वो किसी न किसी कॉन्फ्रेंस पे था, आप यूथ कॉन्फ्रेंस खुद करवाया करते थे, और हर दूसरे वीकेंड पे हम सब ट्रेनर्स कहीं ना कहीं एंगेज होते थे ऑल टुगेदर, पैसे मिलना स्टार्ट हो गया, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग मेकिंग सेंस टू मी, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज के हाँ ये काम मेरा अच्छा भी है, मुझे स्किल भी है इस काम के ऊपर, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। तो जो एंथनी रॉबिन्स का मॉडल है ना, विल स्किल बिल, तो विलिंगनेस तो आ गई थी, स्किल सीख ली मैंने और बिल्स भरने लग गए उसकी वजह से, बहुत जबरदस्त। एंड सो दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस एंड थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन पीसेस टुगेदर। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बिगनिंग में ही समझ आ जाता है कि यार मेरा ना ये करियर रोड मैप है। Yeah. मैं देखता हूँ बहुत से लोग की बहुत अरसे तक स्ट्रगल ही रहती है, वो अपने राइट करियर को, राइट चीज़ों को चूज ही नहीं कर पा रहे होते। इन योर लाइफ आई हैव सीन के बहुत जल्दी समझ आ गया, बहुत अर्ली, कि मुझे ये करना है। इस क्लैरिटी को हाउ डू यू सी दिस, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में इनिशियली क्लैरिटी लेकर आना चाहता है कि मैं इस करियर पैथ को चूज करूँ, वो किस तरह ला सकता है? समर, मुझे क्लैरिटी एक्चुअली नहीं थी, और मुझे क्यों नहीं थी। मैंने अपने ए लेवल्स में साइकोलॉजी और लॉ पढ़ा था। मुझे मेरी टीचर ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो, उसी साथ साथ मेरी साइकोलॉजी की टीचर बोलती थी कि तुम अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। मैंने ज़ैबिस में अपना मीडिया साइंस पढ़ा, और मेरा एक ही विजन था कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था, बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था और मेरा इकोनॉमिक्स मैथ्स बहुत ख़राब था। जब मैं मीडिया पढ़ने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस काम में क्रिएटिविटी तो है, बट पूरे अगर 100% की अगर आप इक्वेशन देखो तो क्रिएटिविटी सिर्फ 10% है, 90% हार्ड वर्क था। बहुत मेहनत है। अब आप ये पूरी पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, देयर सो मेनी थिंग्स यू टेक केयर, लाइट्स देखना है, साउंड देखना है, ये सारी टेक्निकलिटीज है। तो वो जो पर्दे पे अच्छी चीज दिखती है उसके पीछे 90% ये सारी टेक्निकलिटीज समझ में आनी चाहिए, जो मुझे नहीं समझ में आती थी, टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना किया फिर से मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, 2 साल का गैप लिया, चीजें वैसे की काम किया, और रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैनेजमेंट में दिमाग चलता है, और मैनेजमेंट में मैथ्स के अलावा भी चीजें हैं। सो टू बी रियली ऑनेस्ट कि मुझे शुरुआत से क्लैरिटी थी, आई डोंट थिंक सो, आई केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग। एंड मैं यही कहता हूं लोगों को कि प्रॉब्लम ये है जो मुझे दिखती है आजकल, कि हम बहुत जल्दी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा आएगा, वो आपका रिस्क लिखा हुआ है, वो कहीं नहीं जाता, मगर पहले आपने देखना यह है कि वो रिस्क जो आपका लिखा हुआ है वो आ कहां से रहा है। अगेन, अगर आप XYZ अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं, वो अगर लिखा हुआ है आपको मिलेगा। अब वो चाहे आप अकाउंटेंट बन के कमा लें, आप डॉक्टर बन के कमा लें, आप कॉमेडियन बन के कमा लें, आपके ऊपर है कंप्लीटली। एंड जब ये बात तयशुदा है कि लिखा हुआ है रिस्क, तो फिर वो काम करो ना जो कि एक्चुअली मजा भी आए करने को। बिकॉज कहते हैं ना कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, वर्क बिकम्स वेकेशन, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। के अब हम पूरा महीना काम करते हैं, मगर हाँ जिस्म थकता है मगर दिमाग नहीं थकता, बिकॉज हम पैशनेट है उस काम को लेके, वी रियली लव आवर वर्क। सो इस वक्त फिलहाल जो भी लोग अपने करियर में आना चाहते हैं, कहते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूं कि एक्सपेरिमेंट करो अपने 20s में, खेलो, समझो, जानो। दिस इज अ प्लेफुल एज राइट नाउ। You do not need to get married at this age. You do not need to have so many responsibilities on your shoulder, because this is a playing age. खेलो, और फिर 30s में क्लैरिटी हो जाती है आपको कि यही काम करना है, और 30s से 40s में that is when you start making good money. Moving towards forward, you've then already mentioned कि तुमने मास्टर्स किया अपना मैनेजमेंट के अंदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यू एंड आई रिमेंबर, मुझे याद है कि एट दैट टाइम वी वर आल्सो वे टू मच कनेक्टेड, एंड मुझे याद है कि तुमने डिसाइड किया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है और मुझे वहाँ जाके अपना मास्टर्स करना है। व्हाट वाज द ट्रांजिशन? क्या सीखा? क्या डिफरेंसेस तुमने देखे? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ की दुनिया एक अलग है। पाकिस्तान में ये चीज़ तो डिसाइडेड है कि यहाँ पे L&D के ऊपर या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ऐसा मास्टर्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। डेफिनेटली अगर आपको पढ़ना है और एक्सेलेंस को डेवलप करनी, यू नीड टू गो आउट, और लॉट ऑफ ट्रेनर्स हैव डन दैट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड व्हाट वर लाइक की थिंग्स कि तुमने ये चीज़ें जो सीखी वहाँ के लोगों से, वहाँ के मेंटोर से? अच्छा, पहली चीज़ तो मुझे ऑस्ट्रेलिया ने क्लैरिटी ये दी थी कि L&D HR के अंदर नहीं आता। ये बात मैं जब किसी को बोलता हूँ ना, लोग शॉक में चले जाते हैं
कि कैसे एचआर के अंदर तो आता है। एंड दिस इज वेयर आई रियलाइज, बिकॉज मेरा मास्टर्स ही L&D में था, स्पेशलाइजेशन थी इसके अंदर। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि एचआर का रोल ऑपरेशनल है। एचआर का काम कॉम्प एंड बेन देखना है, लोगों को हायर करना है, लोगों को ग्रीवेंसेस हैंडल करनी, दैट इज एचआर। L&D बिजनेस स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट है कि अगर बिजनेस डेवलप होना है तो स्ट्रैटेजी के साथ L&D आता है साथ साथ। चाहे आपका प्योर सेल्स ड्रिवन बिजनेस है, प्योर कस्टमर सर्विस ड्रिवन बिजनेस है, या जो भी आपका बिजनेस है, आपका L&D का रोल वहां होता है। तो एक से मुझे ये बड़ी क्लैरिटी आ गई थी कि L&D एंड HR अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज पाकिस्तान में सैडली बहुत सारे HR हेड्स हैं, वो L&D नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? बिकॉज उन्होंने कभी काम किया नहीं है। L&D के नाम पे सिर्फ ट्रेनिंग कैलेंडर्स बना देते हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट जो मुझे एटलीस्ट इस फील्ड के बारे में समझ में आई थी। तो जब भी मुझे कुछ बोलता है, मैं कहता हूं मैं एन L&D गाय, आई एम नॉट एन HR गाय। या आई डू नॉट नो HR, आई डू नॉट नो कॉम्प एंड बेन, टैलेंट एक्विजिशन मुझे नहीं पता और मुझे सीखना भी नहीं है। भाई क्लियरली बोलता हूं, मैं L&D का बंदा हूं। दूसरी बात, अब जब हम बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंट लगा मुझे, एक चीज जो मैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज की भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ऑल टुगेदर। सो आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉल ला ट्रोब। एंड चूंकि मैं स्पेशलाइजेशन में था, हमारी सारी फैकल्टी जो थी वो प्रोफेशनल्स थी, तो हमें सिटी कैंपस में रखते थे, जो कि इनका मेन मेलबर्न के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD के अंदर होता था। सारे के सारे हमारे टीचर्स प्रोफेशनल्स थे, बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए होते थे और शाम में हमारी क्लासेस हुआ करती थी। एक चीज जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी वॉज कस्टमर सर्विस। स्टूडेंट्स वर नेवर ट्रीटेड लाइक स्टूडेंट्स, दैट हाउ वी ट्रीट देम इन पाकिस्तान। उनके साथ बदतमीजी की जाती है, स्टूडेंट्स के साथ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के नाम दे दिया जाए। स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर गॉड सेक गुलाम हो किसी के। टीचर्स बदतमीज है, यहाँ पे टीचर्स ईगोइस्टिक है, टीचर्स रूड है, मेजॉरिटी ऑफ देम। ज़ैबिस में आई हैड सो मच डिफिकल्टी विद सो मेनी ऑफ माई टीचर्स बिकॉज उनके ईगोज ही खत्म नहीं होते थे। एंड यही चीज मैंने बहुत डिफरेंट दिखी थी ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे टीचर्स खास तौर पे कहते थे कि सर नहीं बोलना है, मैम नहीं बोलना है, मेरा नाम जेक है, मुझे जेक बुलाओ, मेरा नाम रूल्ड है, मेरा नाम रूल्ड बुलाओ। एंड थिंग्स बिकेम वेरी डिफरेंट बिकॉज देन जेक, हु वाज एन इंस्ट्रक्टर, जेक वॉज अ फैसिलिटेटर, जस्ट लाइक हाउ वी डू इन ट्रेनिंग सेशंस, राइट? जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो लोग हमें कोई सर्वर नहीं बोलते, नाम से बुलाते, इज्जत दे दी तो भाई बोल देते आगे, बट दैट्स हाउ दे वर्क, राइट? एंड दैट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज लर्निंग माइंडसेट डिफरेंट था। अब जो हम एक एलिमेंट कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी की, एज अ स्टूडेंट आई वॉज साइकोलॉजिकली वेरी सेफ थे बिकॉज मुझे डर नहीं था कि जेक ईगो पे लेगा या फिर जो पयावा जो हमारे टीचर है वो ईगो पे लेंगे, बिकॉज वो उनका काम ही नहीं था सारा का सारा। वेरी ट्रू। एंड यही चीज समझनी है। अच्छा, और फिर जो उनकी मैनेजमेंट होती थी फ्रॉम एडमिशन डिपार्टमेंट टू स्टूडेंट करियर्स डिपार्टमेंट, ऑल टुगेदर दे रियली यूज टू ट्रीट यू लाइक कस्टमर्स, कि आप उनके कस्टमर, बिकॉज हम बहुत हैवी फीस दिया करते थे वगैरह, मगर यहाँ भी फीस कम नहीं है, बट यहाँ ट्रीटमेंट इतनी अजीब तरीके से है ऑल टुगेदर। मैनेजमेंट फिर भी अच्छी हो गई है पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज की, मगर फैकल्टी एंड देयर फ्रेजाइल ईगोस, क्या बोल सकते हैं इस बारे में? राइट, स्किल्स बहुत सारे हैं मैं समझता हूँ जिनके ज़रिए आप एलिवेट करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इवन पर्सनल लाइफ के अंदर। पर मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए इन 10 सालों में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इतने सारे इंडिविजुअलों से मिला, मुझे समझ आया कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड इवन यू ऑल्सो टॉक सो मच अबाउट कम्युनिकेशन इन योर ट्रेनिंग्स। किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द स्टेप्स? वो कहाँ से स्टार्ट करे? फॉर एग्जाम्पल, देयर लॉट ऑफ फाइनेंस पीपल आउट देयर, देयर लॉट ऑफ टिपिकल HR पीपल आउट देयर, टिपिकल मैनेजमेंट पीपल आउट देयर, उन्हें कम्युनिकेशन नहीं पड़ी है सही। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग एक्सीडेंटल माइंडसेट बहुत ज़्यादा रखते हैं। लोग कहते हैं ये तो आ ही जाएगा, ये तो सीख ही लेंगे वक्त के साथ साथ, बट मैं समझता हूँ हर चीज़ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म करे प्रोफेशनल वर्ल्ड में? कोर्सेज करे, वो क्या करे? व्हाट डू यू रिकमेंड? सो कम्युनिकेशन की डिफाइनिंग फैक्टर ये हो सकता है कि अगर 2 एम्प्लॉयज़ हैं और दोनों टेक्निकली साउंड है, चांसेस ऑफ प्रमोशन उसके ज़्यादा है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। टेक्निकल स्किल्स आपको किसी भी लाइन में एंटर करवाती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर प्रोफेशनल स्किल्स या फिर पीपल स्किल्स आपको एलिवेट करती है। और कम्युनिकेशन की यही बात है। कल मैं एक ट्रेनिंग पे था, मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है कि जैन सर मैं जो है बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत चीज़ें करता हूँ। मेरे साथ ही एक लड़के ने ज्वाइन किया था, हम दोनों MTOs आए थे।
मैं 4 साल से बैठा हुआ हूँ और मेरा 1 प्रमोशन हुआ है, उस लड़के का 4 साल में 2 प्रमोशन हो चुके हैं और अब वो मेरा बॉस बन चुका है। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा? उसने कहा वो समझाता बहुत अच्छा है और मैं समझा नहीं पाता। और यही बात है, देखो कम्युनिकेशन का अल्टीमेटली गोल क्या है? समझ किताबें मौजूद है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, 10 चीज़ें मौजूद है, बट कम्युनिकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि सामने वाले को बात समझ में आए। आपने एग्जाम्पल दी फाइनेंस वालों की या आईटी या जो भी होता है, टेक्निकल नॉलेज इतनी हाई है उन लोगों की, जार्गन्स का यूजेज इतना हाई है उन लोगों का कि वो समझ नहीं पाते कि वो सामने वाला बंदा आपकी बात नहीं समझ पा रहा। तो पहली बात तो ये होती है। अब आते हैं कि एक बंदा ट्रांसफॉर्म कैसे करे अपनी कम्युनिकेशन को। एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट फॉर एग्जांपल हम जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसमें आपको गर्दन घुमा के देखना पड़ता है, राइट? उसी तरह हमारी कम्युनिकेशन के भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मेरा मसला है कि मैं बहुत ऊंचा बात करने लग जाता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं होता। उसी तरह कुछ लोगों के होते हैं कि वो बहुत धीमा बात करते हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, कि उन्हें लगता है कि वो सही बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा, उसके लिए भी ब्लाइंड स्पॉट्स देखने के लिए यू नीड टू हैव अ कॉलीग और अ फ्रेंड और समबडी टू एक्चुअली टेल यू कि देखो ये आपका एक ब्लाइंड स्पॉट है। याद है हम कम्युनिकेशन में एक चीज़ सिखाते हैं, फिलर्स। या अक्सर लोग जो है वो आ अम बहुत यूज़ करते हैं और उसका हम एक हल बताते हैं कि पॉजेज लेना स्टार्ट करें, राइट? उसी तरह कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बार जब ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफाई आप करवा लेते हो अपने, देन यू इनरोल योरसेल्फ इनटू प्रोग्राम्स। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन की खूबसूरती का सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है कि किसी भी ट्रेनर से आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें। वाई? वो आपको एक चीज़ सिखाएगा कम्युनिकेशन की, जो है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल, जिसमें पेस, टोन, पिच, वॉल्यूम, इन चारों चीज़ें हम बात करते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन में खूबसूरती आती है। मिसाल के तौर पे, अगर हम हमारे मरहूम ज़िया मोहिउद्दीन साहब की बात करें, या ज़िया मोहिउद्दीन साहब का मुकालमे होते थे और वो ज़माने की बात है जब सिर्फ कैसेट्स के अंदर उनके किस्से रिकॉर्ड हुए हुए होते थे, उनकी जो वेरी ट्रू। कहानियाँ रिकॉर्ड होती थी, और वो जिस तरह से सुनाते थे, हम पूरी सिनेरियो विज़न कर पाते थे कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। और ज़िया मोहिउद्दीन साहब की सबसे अच्छी कहानियाँ तो अच्छी थी, राइटिंग तो अच्छी थी, मगर सुनाने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता था कि लोग वाक़ई में पूरी तरह इमेजिन करते थे, एन्जॉय करते थे यार। अगर मैं इंटरनेशनली आज ज़माने की बात करूँ तो मुझे एक जो अच्छा लगता है वो साइमन सेनेक है। साइमन सेनेक को अगर हम देखते हैं, अच्छा साइमन सेनेक ना, लोग उनकी सिर्फ़ एक ही किताब की बात करते हैं कि स्टार्ट विथ व्हाई, या बट साइमन हैज़ इवॉल्व्ड। और साइमन के अगर आप अभी इंस्टाग्राम पेज पे जाएँ या अभी उसके यूट्यूब पे जाएँ, साइमन इतने पॉडकास्ट में जाता है, साइमन जिस तरह से कहानियाँ सुनाता है कि ये हो रहा है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सिखाता है, मगर उसकी कहानियाँ इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी तरह आर्टिकुलेटेड होती है, वो इतने एक्सप्रेशंस यूज़ करता है कि एक्चुअली क्लिक करता है बहुत सारे लोगों को। वेरी ट्रू। कम्युनिकेशन में एक आखिरी एलिमेंट जो मैं कहता हूँ वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट किसी कहानी के ज़रिए सिखा सकते हो, लोगों को कहानियाँ याद रहती है। अभी आप किसी भी ऑडियंस से पूछते सिंड्रेला की कहानी क्या है, सबको याद होगी, मगर पूछो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 2 मिनट सोचना पड़ेगा। एंड दैट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने जाकिर खान को भी देखा होगा कि इंडिया में था वन ऑफ यस, द फर्स्ट हिंदी कॉमेडियन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उसका जो टोटल कम्युनिकेशन मॉडल है वो स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड करता है। एग्ज़ैक्टली। द वे ही टेल्स स्टोरीज के, मतलब अगर वो कोई स्टोरी बता रहा है, मिसाल के तौर पर रमेश भाई घर से निकले, तो इंसान उस स्टोरी को इमेजिन करने लगता है। या स्टोरी टेलिंग स्किल्स को किस तरह बेहतर किया जा सकता है एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एज अ कंसल्टेंट? हाउ डू यू सी दिस कि इस स्किल को बेहतर कैसे करें? मतलब एक तरीका तो मुझे समझ आता है कि हम लोगों को सुने, लोगों को देखें, उन्हें रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करें। हाउ डू यू सी दिस? कहानियाँ हम सब सुनाते हैं, हर वक़्त सुनाते हैं। मिसाल के तौर पे, अभी मैं आपके स्टूडियो पे आया हूँ, अगर रास्ते में खुदा न ख़ास्ता कुछ हुआ होता, टायर पंचर कुछ भी हुआ होता, तो मैं आपको वो इंसिडेंट सुनाता। टेक्निकली वो फैक्ट है, वो अभी हुआ है, मगर है तो वो कहानी। कहानियाँ हम सब सुनाते हैं, समझने की ज़रूरत ये है कि आप अपनी कहानी को सुनाते कैसे हैं और क्या आप, अच्छा कई सारे लोग होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ना कि बोलना बंद नहीं करते, दे आर सो मच, बोलना ही बोलते रहते, समझ में नहीं आता कि आवाम ने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। कहानी की खूबसूरत बात ये होती है, एक मैंने टर्म सीखी थी क्रेग वैलेंटाइन से, उसने अपनी एक बुक में लिखा था फाउंडेशन फाउंडेशन फ्रेज़।
फाउंडेशन फेज इसने कहा ये था कि कहानी के एंड में या कहानी के दौरान एक कोई फाउंडेशन फेज होना चाहिए जो कि 5 से 7 लफ्जों का होना चाहिए, बस 5 से 7 लफ्जों का, जो कहानी का मफहूम होगा। और वो आप 1 से 2 बार रिपीट करते हैं कि कहानी सुनाने का मकसद ये था। फाउंडेशन फेज फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कभी किसी को हल्का मत लो, कभी किसी को हल्का मत लो, 6 वर्ड्स। इस 6 वर्ड में आप कोई कहानी सुना सकते हैं। और इसको आपने कह दिया कि कोई एक चौकीदार था जो वैसे तो बड़ी उम्र का था, बट उसने किस तरह से दानिशमंदी से काम किया, चोरों को रोका, चीज़ें की वगैरह। तो अगेन हम क्या समझते हैं, कभी किसी को हल्का मत लो, आपके 6 वर्ड्स हो गए। इस तरह से अलॉट ऑफ टाइम्स कहानियाँ बेहतर हो सुनाने लग जाते हो, मगर इसका मामला तो यही होगा कि आप, ठीक है, ज़ाकिर खान ट्रेंड बंदा है बहुत ज़्यादा, साइमन सैनिक ट्रेंड बंदा है, ज़िया मोइनुद्दीन साहब ट्रेंड है, अनवर मकसूद साहब ट्रेंड है। मत जाओ उन लोगों पे, अपने आसपास देखो। हर खानदान में कोई एक चाचा है, हर दोस्तों में कोई एक लड़का है, हर कॉलीग्स में एक बंदा है जो कि कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाता है, इंसिडेंट्स अच्छे सुनाता है, जोक्स अच्छे सुनाता है। एंड देखो उन लोगों को क्या कर रहे हैं, और कहानी भी देखो ना, समझ वही याद रहती है जिसमें अच्छा आर्टिकुलेशन होता है, हुक होता है, अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं। दैट्स हाउ कहानियाँ वर्क्स, सो मे बी ऑन दैट वे। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त बात की तुमने स्टोरी टेलिंग के हवाले से, और मैं समझता हूँ ये कोई आसान स्किल नहीं है, ये ऑब्जर्व करने से आता है, इन्वेस्ट करने से आता है, वक्त लगाने से आता है। सिमिलरली पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़माने में बहुत ही सेलेबल स्किल रहा है। मतलब व्हेन यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, मैंने भी बहुत ज़्यादा वर्कशॉप पब्लिक स्पीकिंग पे करी। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि जब कभी फाइनेंस में शॉर्टेज होती थी तो एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाता था, वो पब्लिक स्पीकिंग के ज़रिए कवर होता था। अ, आज भी मैंने नोट किया कि पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन की वही डिमांड है जो कई सालों पहले थी। ये स्किल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और लोगों में और अवेयरनेस आ रही है। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा मेरा बेहतर कम्युनिकेशन होगा, जितनी ज़्यादा बेहतर मेरी प्रेजेंटेशन होगी, उतना ज़्यादा मैं इवॉल्व करूँगा अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जितना बेहतर मैं समझा सकूँगा। बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट, मतलब पब्लिक स्पीकिंग को और जो हम जनरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसको किस तरह से देखते हो? हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट? Public speaking is more like a performance. नहीं, क्या पब्लिक स्पीकिंग कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स को सीखने की ज़रूरत है कि उन्हें चाहिए? बिकॉज़ कम्युनिकेशन तो मुझे समझ आ रहा है कि वो उनकी डेली बेसिस में यूज़ है, बट शुड दे एनरोल इन अ पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप? Yes, they should, because इन्हें आए दिन जो है वो अपना कोई टॉपिक, अपना कोई केपीआई, अपना कोई सेल्स टारगेट्स, कुछ भी उनको प्रेजेंट तो करना ही होता है ना। कभी 4 लोगों के बीच में, कभी 40 लोगों के बीच में, कभी बोर्ड के सामने, कभी लाइन मैनेजर के सामने। राइट। तो ये हो नहीं सकता कि वो ना सीखें इस बात को। प्रॉब्लम ये है कि कॉर्पोरेट इस वक्त सिर्फ फोकस करता है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन स्किल्स इज जस्ट वन ऑफ द सब कैटेगरीज ऑफ द बिग पब्लिक स्पीकिंग एलिमेंट। और पब्लिक स्पीकिंग में भी मुझे लगता है कि अब इवॉल्व ये हुआ है कि हम बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग अब कैमरे के सामने करते हैं। जूम कॉन्वर्जेशंस, पॉडकास्ट के एलिमेंट शुरू हो गए हैं। अब हम श्योर, मैं एक देख रहा था, एक प्रोग्राम था, यहाँ पे नहीं था, मैंने यूके में वो देख रहा था कि पॉडकास्ट में किस तरह से अपीयर होना है और पॉडकास्ट किस तरह से चलाना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग की जा रही है। कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आपने मुझे गाइड किया कि मुझे थोड़ा हल्का बात करना है, ज़ोर से बात नहीं करनी, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। नहीं पता ना, तो कोई बताएगा तो सीखेंगे ना। तो ये एलिमेंट बदलते जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि कॉर्पोरेट्स हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि अगर आप, नॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपकी अच्छी है, मगर पब्लिक स्पीकिंग करने से या पब्लिक स्पीकिंग सीखने से आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन भी इन्हांस हो जाएगी। आर्टिकुलेशन आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, बॉडी लैंग्वेज का यूजेज। वी नो दैट ना कि 55% ऑफ कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज। हाथों का यूजेज कैसा है, हाथ कहाँ रखने हैं, आई कांटेक्ट कैसे यूज़ करना है, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन सब मैटर करते हैं भाई। एंड ये पूरी की पूरी एक परफॉर्मेंस है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सेल्स, इस वक्त सारे बिजनेसेस सेल्स ड्रिवन होते हैं। क्लाइंट्स की मीटिंग्स होती है, क्लाइंट्स का प्रोडक्ट पिच किया जा रहा होता है। अब चाहे आप कोई 25 मिलियन का कोई बंगलो बेचने निकले हैं, या फिर आप कोई सोलर पैनल बेचने निकले हैं, या फिर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बेचने निकले हैं, आप क्लाइंट्स के सामने पिच तो कर रहे हैं। वेरी ट्रू। वो पिच क्या है? वो प्रेजेंटेशन है, वो पब्लिक स्पीकिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह डिफरेंशिएट करवाते हो। वेरी ट्रू। और एक अच्छे सेल्समैन की निशानी ही यही है इस वक्त फिलहाल, कि जब वो बात करता है तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, परसुएट कर पाता है।
सो इट कैन नॉट वर्क लाइक कि आप सेलिंग स्किल्स सिखा दो मगर पिचिंग नहीं आती उनको ऑल टुगेदर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक कम्युनिकेशन को सेल्स ड्राइव करते हैं और उसमें कोई कोई शक नहीं। जितनी बेहतर आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उतना बेहतर आपके बिजनेस का इवन आरओआई भी बेहतर निकल कर आएगा, बिकॉज बिजनेस डेवलपर होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर मैं देखा कि बहुत सारे ट्रेनर्स जो कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स कराते हैं और उनका सब्सटेंस लेवल बहुत अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस डेवलपमेंट, सबसे मुश्किल काम जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने देखा और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और मैंने और लोगों से भी पूछा, तो मुझे समझ आया कि बीडी आसान नहीं है। बिजनेस को लाना आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट है। व्हाट डिड यू लर्न थ्रू योर मेंटोर्स एंड योर एक्सपीरियंस, जेस्ट इतने अर्से से तुम रन कर रहे हो, कि बिजनेस डेवलपमेंट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? Business development is nothing but relationship management. You have to build relationships, and relationship takes time. And यहाँ पे बात है genuine relationship की। एटलीस्ट हमारे लाइन ऑफ वर्क में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लाइन ऑफ वर्क में, मैं बहुत सारे ट्रेनर्स को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं मगर उनसे बीडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस बीडी का वो एंगल नहीं समझ पाते। सिंपल, मैं कभी भी हमारी टीम में कोई आता है, मैं ये बीडी का वर्ड यूज नहीं करता। आई टेल देम रिलेशनशिप्स। यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स राइट इंटेंट। A lot of times what they do, let me give you one example. एक क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, हमें कहा कि हमें प्रपोजल चाहिए, लेट्स सी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। हमने अपना प्लान दिया, प्रपोजल दिया, क्लाइंट ने उसको रखा। एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हमें मना कर दिया कि सॉरी जी, वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ यू। कई सारे ट्रेनर्स को मैंने देखा है जो इस बात को पर्सनली ले लेते हैं। क्यों पर्सनली ले रहे हो? क्योंकि आप इस वक्त फिलहाल राइट फिट नहीं हो। सही है। नीड, बजट, टाइमिंग्स 10 चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आप राइट फिट नहीं होंगे फिलहाल। वो कहते क्या है कि जब उन्होंने मना कर दिया ना, कई बार तो वो उसको बहुत बुरी तरह से जवाब देते हैं इस बात पे। कई बार इस बात पे बहस करते हैं कि क्या क्राइटेरिया था, आपने क्यों सेलेक्ट नहीं किया, ला 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 ला। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल बना देते हो इस बात से कि वो आपको मना भी नहीं कर पाता, और इसीलिए बहुत सारे क्लाइंट्स डिसअपियर हो जाते हैं। दे गो MIA, मिसिंग इन एक्शन ऑल टुगेदर। आपके कॉल नहीं उठाएंगे, आपके मैसेज के जवाब नहीं देंगे। बहुत कम होता है कि वो बहुत बिजी होते हैं, ज़्यादातर वो अवॉइड कर रहे होते हैं ऑल टुगेदर। तो खैर वो उनकी कम्युनिकेशन का भी मसला है ऑल टुगेदर। बट पॉइंट ये है, अगर उन्होंने मना कर दिया ना, तो उसने आज मना किया है, उसने इस प्रोजेक्ट पे मना किया है। इट डज नॉट स्टॉप यू टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, वेरी ट्रू। एंड यू हैव टू कीप। सो इट्स लाइक मोर लाइक एक पौधा है, वो रातों रात दरख्त नहीं बनेगा भाई, वक्त लगता है। और आज हम मार्केट में जितने भी, चाहे आप दुनिया भर की मार्केट उठा लें, जितने भी अच्छे ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, दे हैव ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। एंड मैं ये नहीं कहता कि रोज़ मैसेज करो लोगों को, बट आप उनको याद रखते हो, आप उन्हें ईद पे याद रखते हो, आप उन्हें अच्छे वक्तों पे याद रखते हैं। कोई अच्छा आर्टिकल दिख जाता है, आप वो याद करते हैं। कभी कभार आप उनके ऑफिस के पास से गुजर रहे होते हैं, आप उन्हें कॉल लगा लेते हैं कि हम पासिंग बाय, कैच अप फॉर कॉफ़ी, कैच अप फॉर टी। एंड दिस इज़ वेयर द रियल गेम चेंजेस, दिस इज़ वेयर द रियल गेम हैपन्स। और फिर होता ये है कि समझ, जब आपका एक रिलेशनशिप इंटैक्ट होता है ना, जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं डालता, वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप करता है। और हम देखते हैं लिंक्डइन पे कितने सारे लोग ट्रेनर्स ढूंढ रहे होते हैं, ट्रेनर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, ट्रेनर चाहिए। हम उन मैसेजेस पे जवाब नहीं देते, हम उन स्टेटस पे कमेंट भी नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पास भर भर के प्रोफाइल्स आने वाली है, ऐसे ही। हमारी प्रोफाइल खो जाएगी, एंड में गेम आ जाएगी प्राइस के ऊपर, जिसमें हम एंटर नहीं होना चाहते। वी डू नॉट वांट टू एंटर इनटू प्राइस वॉर। एट जेस्ट वी वेरी क्लियर ऑन दैट कि हम नहीं एंटर होना चाहते प्राइस वॉर के अंदर। ऐसे वक्तों में हमारा पे सवाल ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंपनी से पोस्ट आया है ना जो हमारा क्लाइंट रहा है, तो हमारी खुद की रिफ्लेक्शन होती है कि उसको पोस्ट क्यों करना पड़ा, हम उससे इन टच क्यों नहीं थे, हमने उसको कहाँ खो दिया कि उसको पोस्ट करना पड़ गया, या फिर उस टॉपिक के ऊपर वो हमें कंसिडर ही नहीं करता क्योंकि उसको पोस्ट क्यों करना पड़ा, उसको मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए था। एंड यही चीज़ समझनी है ओवर द ईयर्स। आज आपके एक रिलेशनशिप है, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट, एंड दिस इज वेयर द गेम विल चेंज फॉर एवरीवन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में मेंटोरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई थिंक आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड मेनी अदर ट्रेनर्स एंड सम अदर मेंटोर्स एज वेल। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से मेंटोर से बहुत कुछ सीखा। इवन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर करियर को अगर आप एलिवेट करना चाहते हैं, मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी मैं ईरान ट्रिप पे था, हमारे एक दोस्त से मुलाकात हुई, मैं PhD कर रहा थिंकिंग स्किल्स के ऊपर। उसने कहा समझ
एक उस्ताद का जुमला उसने कोट किया कि अगर आधी ज़िंदगी भी निकल जाए ना उस्ताद को ढूँढने में, तो वक़्त ज़ाया नहीं है। मतलब दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इज़। हाउ डू यू सी दिस कि व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट सीकिंग अ मेंटर इन देयर लाइफ? इवन यू हैव सीन दैट कि हमारे यहाँ बहुत से लोग मेंटोर को ढूँढने में वक़्त नहीं लगाते और वो कहते हैं हम खुद कर लेंगे, आगे 4-5 किताबें पढ़ ली और टिपिकल एंड दैट स्टफ। व्हाई मेंटोरिंग इज़ मिसिंग इन आवर सोसाइटी? अच्छा, मेंटोरिंग जो है ना, पहले बहुत होती थी। अगर आप पुरानी किताबें उठाते हैं, एरिस्टोटल, सुकरात, इन सब जैसे कि उस्ताद और शागिर्द, वो पूरी की पूरी एक कड़ी चलती है। और यही चीज़ पे हमने दीन में भी देखी थी कि जहाँ बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट था इमामत का, जो कॉन्सेप्ट था टीचर का, जो कॉन्सेप्ट था सारा का सारा, इनफैक्ट बहुत सारी सेइंग्स भी जो होती है वो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी। बट ओवर द लास्ट few decades, the impact of teaching or the impact of mentoring, the impact of a coach has really been diluted over the years, I feel. And why is that? Number one, we are chasing behind so many wants in our life that we are unable to stop and pause for a moment. जब हम उस्ताद की बात करते हैं ना समद, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में मेंटोर की बात करते हैं ना, आपकी लाइफ में अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही मेंटोर है। आपको अपने लाइफ के करियर में डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट मेंटोर्स चाहिए होते हैं। जब मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था तो मेरे सबसे पहले जो ट्रेनिंग के मेंटोर थे वो तलहा इकबाल थे, जो उन्होंने मुझे फॉर्म सिखाया था, जिन्होंने मुझे क्राफ्ट सिखाया था ओवर द इयर्स। कुछ पॉइंट पे वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो शिरीन आपा हमारी मेंटोर थी स्कूल ऑफ लीडरशिप में, क्योंकि शिरीन आपा खुद एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर एंड ग्रेट सिविक सेंस ऑल टुगेदर। जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आया तब फरहाद करम अली मेरे मेंटोर बने, बॉस भी थे और मेंटोर भी बने थे। तो आज के ज़माने में ये चीज़ समझनी है कि बॉसेस बहुत आपको कॉन्शियसली अपने बॉसेस को चूज़ करना है, क्योंकि आप बहुत सारा वक्त अपने एम्प्लॉयर्स, अपने बॉसेस के साथ गुजारोगे। और अगर आपका बॉस एम्पावरिंग ग्रोथ करता है, अगर वो पीपल डेवलपमेंट में बिलीव करता या करती है, तो आपको मेंटोर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वही आपको बहुत कुछ गाइड कर देंगे। हाउएवर प्रॉब्लम ये होता है कि हम पैकेज देखते हैं, हम कंपनी का नाम देखते हैं, मगर हम लाइन मैनेजर नहीं देखते। और अक्सर औकात जो लोगों के करियर सुसाइड होती है ना, वो उनके लाइन मैनेजर जिम्मेदार होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स अच्छे नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, चीज़ें नहीं मिलती। तो मुझे और इसीलिए आज जो कंपनीज़ है ना, वो एक्चुअली अपने मैनेजर्स को कोचिंग सिखाने में बहुत टाइम स्पेंड कर रही है कि आप अब मैंने कल ही एक मैनेजरियल प्रोग्राम चलाया था, वहाँ भी मुझे हमने एक एलिमेंट था पूरा का पूरा कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉर मॉडर्न डे मैनेजर्स टू एक्ट लाइक कोचेस फॉर द टीम मेंबर्स एंड ऑल टुगेदर। तो एक तो ये एलिमेंट है। आखिरी मुझे पॉइंट ये लगता है कि लोग बहुत मसरूफ़ हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है। ना ही अगर मुझसे टू बी ऑनेस्ट पूछो कि जैन क्या आपके पास वक्त है लोगों को मेंटोर करने का, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड से नो, मेरे पास नहीं है टाइम लोगों को मेंटोर करने का। तो जो मेरा टीम मेंबर तालिब मिर्ज़ा इस वक्त मौजूद है, तो तालिब मेरे साथ रहता है, ठीक है, ट्रेनिंग्स में होता है, मीटिंग्स में होता है, ऑफिस में होता है, चीज़ें करता है। सो अब तालिब टेक्निकली मेरी मेंटोरशिप के अंदर मौजूद है। टेक्निकली हमने उसको कोई ऑफिशियल मेंटोर मेंटी नहीं बोला एक दूसरे को, बट हाँ, उसको ट्रेनर बनना है, उसको अच्छा काम सीखना है, क्या क्या मैं कराता हूँ, फ्लोर कैसे संभालता हूँ, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करता हूँ, वो सब कुछ सीख रहा है ऑल टुगेदर। एंड कहीं ना कहीं अगर आपका मेरा जो ताल्लुक था वो भी हमारा उसी वक्त था ऐसे जब हम साथ काम करते थे। वेरी ट्रू। हम साथ काम करते थे। मैं प्रोग्राम लीड कर रहा होता था, फिर आपने संभाल लिया ऑल टुगेदर, और मैं फिर दूसरे कामों में चला गया था ऑल टुगेदर। सो आज जो हम बात करते हैं ना मेंटोरिंग की, वो ज़्यादातर अच्छी मेंटोरिंग वहीं देखी जा रही है कि अगर फरहाद करम अली की हम बात करें, पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड ट्रेनर, सबसे ज़्यादा महंगा ट्रेनर है, उसके पास वक्त नहीं है सिखाने का किसी को ऑल टुगेदर, क्योंकि उसको घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, चीज़ें चलानी है ऑल टुगेदर। ऐसे वक्तों में फरहाद से सीखने का बेस्ट तरीका, आपको याद भी होगा जब मैं फनवर्क्स जा भी रहा था सब, यू वर एंड आई वर इन टच ऑल टुगेदर, एंड द रीजन व्हाई आई चोज फनवर्क्स ओवर एनी अदर ट्रेनिंग कंपनी वाज बिकॉज ऑफ फरहाद करम अली, कि मुझे उस शख्स से सीखना है जो पैसे कम भी देगा चलेगा, क्योंकि मैं सीख जाऊंगा सारे के सारे जो रोप्स हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के ऑल टुगेदर। सो ये बड़ा आज देखने की ज़रूरत है। वेरी ट्रू, वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट ऑन द अदर एंड एक और चीज़ भी देखी जाती है कि हमारे यहाँ अब लोग एक रैट रेस में स्टक हैं, पीपल आर अगेन चेसिंग द मनी, चेसिंग द रॉन्ग डायरेक्शन, दे नॉट ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन सेल्फ। मतलब हम
पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका आरओआई क्या है, इससे मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। हम इसलिए नहीं सीख रहे, इसलिए नहीं पढ़ रहे। मतलब मैंने जितना दीन फिलोसफीज दुनिया में पढ़ी, आई हैव बीन ऑलवेज इनटू सेल्फ डेवलपमेंट इन फिलोसफीज, तो मैंने देखा कि हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें ज़रूरत है। जबकि मतलब मैं एग्जाम्पल दूँ दैट किसी ने आपको नहीं कहा कि यार आप 50 ट्रेनिंगें कराएं, आप ये कराएं। आपका कोर, आई थिंक वन ऑफ द कोर पर्पस इन लाइफ जो मुझे समझ आया वो है कि आप इल्म हासिल करते रहें, आप सीखते रहें, और जब आप इल्म हासिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली अमल भी बढ़ेगा। लेकिन वाई वाई यू थिंक सो कि लोगों ने सीखना छोड़ दिया है? मतलब जबकि इसमें कॉर्पोरेट एलिवेशन है, अगर वो सीखेंगे तो उनका कॉर्पोरेट करियर ग्रो करेगा, अगर वो लाइफ स्किल्स को बेहतर करेंगे, अपने कम्युनिकेशन या इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करेंगे, तो वो प्रोफेशनली उनकी पर्सनल लाइफ बेहतर होगी। लेकिन द पॉइंट इज दैट पीपल स्टॉप लर्निंग, दे गेट स्टक इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। का कॉर्पोरेट कल्चर जिम्मेदार है, या लाइन मैनेजर जिम्मेदार है, या इंडिविजुअल्स का खुद का बिहेवियर जिम्मेदार है? तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है? इकोसिस्टम, आई फील। आपने जब मुझे बात बोली ना अभी, मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई थी कि कुरान मजीद में एक आयत है जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। कोई ऐसी आयत है जो बोलता है कि ए अल्लाह मेरी दौलत में इजाफा कर, ए अल्लाह मेरी पावर में इजाफा कर, ए अल्लाह मेरी शोहरत में इजाफा कर? नहीं। पहला वर्ड जो कुरान मजीद का नाजिल हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो इकरा था, पढ़ अपने रब के नाम से। ठीक है, तो ये दो चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कोर है मजहब का भी, कल्चर का भी, वो इल्म ही था हमेशा से। प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न फिलॉसफीज, वेस्टर्न कमर्शलाइजेशन, वेस्टर्न एग्जैक्टली का ये जो हसल कल्चर, कमोडाइजेशन, आज अगर एक गाड़ी है तो उससे भरी चाहिए, उससे भरी चाहिए, उससे भरी चाहिए। ये ख्वाहिशात की जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ना, उसने ओवरऑल, और वही वाली बात ना कि मुझे सीखना है क्योंकि मुझे उससे कमाना है। नो, यही तभी तो यूनिवर्सिटीज को फैक्ट्रीज बोलने लगे हैं लोग कि यूनिवर्सिटीज फैक्ट्रीज बन गई है जो कि हर साल लाखों में MBAs निकाल रही है, और उन्हें यही बात की जा रही है कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे। अरे भाई, पैसा आ जाता है। और वही वाली बात जो मैंने पहले भी कही थी ना कि भाई रिस्क लिखा हुआ है, वो मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू यू वांट टू डू। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, समझ, जब हम सीख रहे थे ना, मैं अगर वापस जाऊं अपने SOL के दौर में, तब मुझे याद है तलहा इकबाल हो गया या शिरीन आपा हो गई, ये किताबें देते थे पढ़ने के लिए। वीकली टारगेट्स में ना किताबें होती थी कि भाई एटलीस्ट एक किताब पढ़नी है और चीज़ें करनी है। अच्छा, किताब पढ़ने का एलिमेंट ये था कि ऑफकोर्स उस वक्त कोई ऑडियो बुक्स इतनी कोई खास नहीं थी बहुत लिमिटेड ऑडियो बुक्स थी, पॉडकास्ट का कल्चर ही नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 15 साल पहले की बात है सारी की सारी, राइट? तो सीखने का मामला, अगेन, मैं आज किताब पढ़ने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। आप सीखो, आप पॉडकास्ट से सीखते हो, आप ऑडियो बुक से सीखते हो, आप वीडियो से सीखते हो, आप डॉक्यूमेंट्री से सीखते हो। द आइडिया है इज दैट यू स्टार्ट लर्निंग, एंड व्हाई डू यू हैव टू लर्न। तो मैं कल एक शो देख रहा था, उस शो में एक टर्म आया, ला बेला पोक। ये फ्रेंच टर्म है। ला बेला पोक का मतलब होता है द ब्यूटिफुल एरा, और उस कॉन्सेप्ट को फ्रेंच में इसलिए समझाया जाता है कि उस कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि, तो अगर तो तारीख उठाओ, वर्ल्ड वॉर्स एंड ऑल दोज, तो 1871 से लेकर 1914 तक ये एक ऐसा दौर था जिसमें फ्रांस या उस वक्त जो फ्रेंच डायनेस्टी के वक्त कोई जंग नहीं हुई, कोई सिविल वॉर्स, कुछ भी नहीं हुई। इनफैक्ट बहुत चीज़ें डेवलप हुई, चीज़ें बेहतर हुई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ना समझ, इस दौर को जो ला बेला एपोक नाम दिया, वो उसके गुजरने के बाद दिया है। A lot of times, so ये आज ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा। अब मैंने पूरी की पूरी एक रात को, उसमें एक मूवी आई हुई है, फ्रेंच मूवी है, जिसको मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा, इंग्लिश अमेजोन प्राइम पे देखा, ट्रांसलेट करके पूरी की पूरी मूवी समझा दी गई इसके ऊपर। एंड क्यों? बिकॉज मैं कोई कॉन्सेप्ट देखा और मुझे लाजमी नहीं कि मैं किताब निकाल के पढ़ूँ। देखा एक वीडियो अवेलेबल है, एक मूवी अवेलेबल है इस टॉपिक के ऊपर, पूरी रात को मूवी देख दी मैंने वो, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। एंड दैट इज़ वाई वी अंडरस्टैंड कि सीखने का भी माइंडसेट है। मैं एक छोटी एग्जाम्पल से एंड करूँगा। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था और यूनिवर्सिटीज़ में था, और ऑफ कोर्स मेट्रोज यूज़ किया करता था, ट्रेन यूज़ किया करता था, एक चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी वहाँ मेट्रोज़ के अंदर, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं ना, वेट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के हाथ में किताब होती थी और वो किताब को गो थ्रू कर रहे होते थे। शायद इसका वजह ये भी होती थी कि शायद उस वक्त मोबाइल की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि लोगों के मोबाइल फ़ोन चल सके, या फिर लोग मोबाइल पे नेटफ्लिक्स इतना देखते नहीं थे, बिकॉज वो भी 10 साल पुरानी बात है। बट एक कॉन्सेप्ट जो था ना कि लोगों का किताबों को पढ़ना, किताबों का मुताला करना, चीज़ें करना, हमारे यहाँ पे नहीं है कल्चर, और हम ये कल्चर डाल ही नहीं हुए लोगों के अंदर।
कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड नहीं पढ़ सकते किताब। अच्छा, कई सारे लोग क्या बोलते हैं, किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाती, टू मेनी पेजेस, Right. टू मेनी टेक्स्ट। और यहाँ पे अक्सर मैं कहता हूँ कि ये लोग पूरा पूरा दिन फेसबुक पे बैठे हुए होते हैं, ये पूरा पूरा दिन बाकी ऐप से बैठे हुए होते हैं, वहाँ भी तो रीडिंग ही तो हो रही है। सो रीडिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ कि उनको उनके टाइप की चीज़ पढ़नी है। मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी नॉवेल्स पढ़ के, क्योंकि मुझसे मैनेजमेंट बुक्स नहीं पढ़ी जाती थी, और मैंने अपनी रीडिंग डेवलप नॉवेल्स से की थी कि मुझे किसने कहा कि नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, एंड नॉवेल्स से मेरा इंटरेस्ट ऐसा स्पार्क किया ओवरऑल कि फिर मैंने बाकी चीज़ें पढ़ना भी स्टार्ट की, बिकॉज एक कैपेसिटी डेवलप हो गई। एंड दैट इज अबाउट ऑल अबाउट लर्निंग दैट वी टॉक अबाउट। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट करी कि ओवर द टाइम लर्निंग एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है डिस्ट्रैक्शंस ने भी। डिस्ट्रैक्शंस एरा के साथ साथ बढ़ती चली जा रही हैं। पहले Yeah. लोगों का टेंशन स्पैन ज़्यादा था। अब सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है वो आपकी अटेंशन है। Yes. मतलब मैं कल बहुत से कंटेंट भी मैं इस पर डिज़ाइन कर रहा था कि सोशल मीडिया का जो अल्टीमेट पर्पस था ना, वो आपको प्रोडक्टिव बनाना नहीं था। वो आपको आपको एक स्लेव, आपको एक टिपिकल मेंटालिटी में डालना था। हाउ डू यू सी दिस कि सोशल मीडिया ने किस तरह बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म किया टुवर्ड्स डाउनफॉल? बहुत सारी चीज़ें की हैं भाई। एक तो फौरन फौरन रिजल्ट मिले, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट वाला एलिमेंट आ गया ऑल टुगेदर। फिर दूसरा इसके अंदर एलिमेंट ये भी आया कि सोशल मीडिया वाली वेबसाइट्स, आपने सुना होगा ना कि इफ़ एनी ऐप डज नॉट चार्ज अ मनी, देन यू आर द मनी दैट दे आर सेलिंग टू Very अदर पीपल। एंड ऑफकोर्स आप एक डेटा है, आपकी सारी की सारी चीज़ें एक डेटा है ऑल टुगेदर। सो उनका तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि आप कितना वक्त इंस्टाग्राम पे गुजारते हो, कितना वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पे हुक्ड रहते हो। Exactly. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इट। हम जैसे बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी कंटेंट लेके आ जाए, मतलब यू नो दैट समर राइट कि हम एक कोई फजूल सी वाहियात सी बातें कहते हैं। अगर इसी पॉडकास्ट में ना आप हमें 4 गाली दे देना, ऐसा पॉडकास्ट हिट हो जाएगा हमारा Very ऑल true. टुगेदर, क्योंकि ओ हो समर अब्बास जैदी जैन गोपलानी ने गालियां दी एक दूसरे को ऑल टुगेदर। बट हम ये नहीं करेंगे, एंड हम इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज वी अंडरस्टैंड के क्या चीज़ करनी है और ऑल टुगेदर। इसमें वैल्यू इज टेम्पररी, मतलब वायरल इज टेम्पररी, आई ऑलवेज बिलीव, यस, एंड वैल्यू इज फॉरएवर। ऑफ कोर्स। एंड यार देखो, यही बात समझनी है कि ये सारा नेटफ्लिक्स कल्चर, ये सारा का सारा कल्चर जो है वो प्रमोट कर क्या रहा है। आप पहले वो गालियाँ जो हम सोचते भी नहीं थे, वो हमारे घर पे, हमारे लैपटॉप्स पे, हमारे मोबाइल्स पे सरेआम दिखाई जा रही है, थैंक्स टू ऑल दोज वाहियात शोज ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑल दोज प्लेसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मुझे लगता है कि वो बिहेवियर जो वो वहाँ पे देख रहे हैं ना, रिबेलियस हो जाओ, गालम गलोच कर लो, गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? वो जो आप इंडियन कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो ना, एक्चुअली वो उनका कल्चर भी नहीं है। दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक यू हुक्ड, वेरी ट्रू। एंड दैट इज द पॉइंट। एंड याद रखना, अगर कोई हुक करना चाहता है तो हुक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? फिशिंग से आया था। आप वो मछली हैं जिसको वो हुक्ड करना चाहते हैं। सो क्वेश्चन आपका है कि आप मछली बनना चाहते हैं या वही इंसान रहना चाहते हैं जो आप पैदा हुए हैं। राइट। अच्छा, ओवर द टाइम मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एक चीज़ रियलाइज़ करी, दैट आई वर्क विद द सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर। हमारे जो टॉप ऑफ द लाइन लोग ऊपर बैठे होते हैं ना, उन पर ट्रेनिंग का वो इम्पैक्ट नहीं होता, और वो उस तरह से ट्रेनिंग को लेना नहीं चाहते। वन ऑफ द रीजन इज दैट लाइफ में फुलफिलमेंट है, गाड़ी मिली हुई है, सैलरी बहुत अच्छी है, कंपनी ने तमाम सहूलतें दी हुई हैं। जो मिडिल वाले लोग होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज दे वांटेड टू ग्रो, दे Yeah. वांटेड टू एलिवेट, एंड एम्पैथी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम नीचे चले जाएं थोड़ा लोअर साइड, थोड़ा असिस्टेंट लेवल पर, इंटर्न्स हो गए, MTOs हो गए, दे आर मोर सीरियस, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग कि यार हमें इस चीज़ को समझना है। बट सैडली हमारे यहाँ ना ऊपर ट्रेनिंग का काम ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है, नीचे वालों के लिए ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उनके लिए बजट से नहीं होते। हाउ डू यू सी दिस? यार यू ट्रू ऑन दैट, एंड इसका सिंपल जवाब है फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। जो ऊपर वाला बैठा हुआ है वो ग्रोथ परस्यू कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 50s में मौजूद है, 5, 7, 8 सालों में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। वो फिलहाल सिर्फ इसी बात पे है कि जैसा चल रहा है चलने दो, बिकॉज एंड में आपको यहाँ से निकल जाना है। जो मिडिल पे बैठा हुआ है ना, उसके करियर में 20 साल बाकी है बीबी, एंड दैट्स वाई द ग्रोथ माइंडसेट इज सो मच विजिबल इन देम, एंड एज कम्पेयर टू देम जो लोअर लेवल पे बैठा हुआ है या स्टार्टिंग लेवल पे बैठा हुआ है, वो करियर स्टार्ट कर रहा है और वो सोच रहा है कि यार मुझे अच्छी तरह किस तरह से एलिवेट होना है, चीज़ें होनी हैं ऑल टुगेदर। सो इट्स ऑल द माइंड सेट राइट। हम जब 20s में थे, हम कितने एम्बिशियस थे एज कम्पेयर टू वॉट वी डूइंग इन 30s एंड वॉट वी मे टर्न इन टू 40s राइट नाउ।
20s में अ लॉट ऑफ टाइम्स ये भी होता था ना कि हम रात के 3-3 बजे तक काम करते रहते थे। 30s में अगर मैं आज की बात करूँ, नहीं मैं नहीं करता 3 बजे तक काम, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि शायद स्मार्ट वर्क करना सीख गए हैं ऑल टुगेदर। सो हाँ, प्रॉब्लम यही है कि ट्रेनिंग्स में जो बजट्स हम बनाते हैं ना, क्योंकि सीनियर लीडरशिप की तनख्वाहें 1 मिलियन 2 मिलियंस की बैठी हुई होती हैं, तो उन ट्रेनिंग्स के में पैसा भी अच्छा होता है और इसीलिए बड़े-बड़े ट्रेनर्स एंगेज भी हो जाते हैं। कंपनीज़ भूबन लेके जाती है, अलग-अलग जगहों पे लेके जाती है, चीज़ें कराती है। मिडल मैनेजर्स is the ultimate backbone of any organization. But don't you think that the entire training industry is so much material driven कि उन्हें बात पता है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूं, आई कांट डू दिस, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मतलब ये मेरा शायद वैल्यूज़ का मसला है या मेरी जो बैकग्राउंड है कि एक चीज़ जहाँ मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, सही मुझे पैसे मिल रहे हैं, मतलब वही वाली बात ना, रिस्क का तो वादा किया है लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं है। Yeah. लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे मुझे पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं, मतलब मुनासिब मिल रहे हैं, मतलब मेरा गुजारा हो रहा है और गुजारे से बेहतर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आरओआई ज़्यादा है। Yeah. I have seen that the entire industry works more on the upper side. How do you see this? नहीं, you're very right on that and now you have to understand that अगर मुझसे पूछे जैन कि आपकी फेवरेट कंपनीज कौन सी है काम करने की, एंड मैं आपको वो नाम लूँगा जिसके नाम लोगों ने सुने भी नहीं होंगे और वो छोटी छोटी कंपनीज हैं, मगर उन छोटी छोटी कंपनीज में एक ख्वाहिश बड़े होने की इतनी ज़्यादा है कि सीईओ से लेके हर बंदा पूरी तरह इंगेज हो जाता है। मुझे याद है एक कंपनी के हम काम कर रहे थे, छोटी सी आईटी फर्म है, एंड सीईओ साहब, सीओओ साहब, सीएचआरओ साहब, मतलब छोटी से भी मैं हुआ है कि 200 बंदे थे उन कंपनीज में। वो सीईओ साहब हर ट्रेनिंग में बैठ रहे होते थे। मैं उनको कहता था कि सर ये प्रोग्राम रिपीटिशन है, एग्जैक्टली हम बैचेस बनाए हुए। इज़ लाइक मुझे कंटेंट से ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं ना, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो बोल क्या रहे हैं, अपना फीडबैक क्या दे रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। मगर जब मैं बड़े बड़े इदारों की बात करता हूँ ना, मल्टीनेशनल्स की बात करता हूँ, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की बात करता हूँ, टॉप बैंक्स की बात करता हूँ, कोई नहीं आता, किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है। एंड मैं अक्सर कहा ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि मैं बहुत सारी कंपनीज़ को कोडैक बनते हुए देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं बहुत सारी कंपनीज़ को ब्लैकबेरी बनते हुए देख रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं उनको नाम भी ले सकता हूँ, ऑफिशियली नहीं लूँगा बट नाम भी ले सकता हूँ कि वो बनेंगे फ्यूचर में, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट दे आर मिसिंग आउट। एंड आई हैव सीन देयर स्मॉलर कंपेटिटर्स जिसको कंपटीशन मांगते भी नहीं है कि वो कितना तेज़ी से बदल रहे हैं और फ्यूचर रेडी हो रहे हैं। एंड दिस इज़ वेयर द रियल game will change in like couple of years maybe. You have seen difficult people in life, I'm sure, मतलब difficult situation, difficult people, difficult behaviors, you know. How do you deal with them? किस तरह से डील करते हो यार, मतलब आजकल जो टिपिकल मेंटालिटी है, यू नो, जो आरओआई ड्रिवन मेंटालिटी है, इसका आरओआई क्या है? एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ट्रेनिंग के अंदर, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारी पार्टिसिपेंट्स कहाँ पहुँच रहे हैं, यू नो, हर चीज़ में आरओआई, मतलब अभी ट्रेनिंग शुरू हुई नहीं है और पहले आरओआई आ जाता है। हाउ डू डील विद डिफिकल्ट बिहेवियर एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस? सबसे पहले मुझे अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है। मैं लोगों को डिफ़िकल्ट नहीं मानता, मैं लोगों को डिफरेंट मानता हूँ। लोग डिफ़िकल्ट नहीं होते, लोग डिफरेंट होते हैं। मुझे वो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं क्योंकि ऐसे मैंने पहले देखे नहीं हैं और उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात आ जाती है आरओआई की। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन क्लाइंट आस्क्स मी ना कि आरओआई क्या है, मैं उनसे सिंपल से हेनरी फोर्ड की एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जो हेनरी फोर्ड की एक बहुत फेमस कोटेशन है कि हेनरी फोर्ड से किसी ने उससे पूछा था कि हेनरी, हम इतने सारे लोगों को ट्रेन करेंगे, व्हाट इफ दे लीव? एंड हेनरी जवाब देता है, व्हाट इफ दे स्टे एंड वी डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे। एंड दैट इज़ द अल्टीमेट गेम। बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर कल्चर चेंज ओवरनाइट नहीं हो सकता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप इट हैपनिंग, और तभी आप एक ओवरऑल कल्चर बदलते हुए देखते हो। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा इसकी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। DEI जो है, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, एक बहुत हॉट टॉपिक है पिछले 5 से 7 सालों से। डाइवर्सिटी की अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के डायनामिक्स की एग्जांपल देता हूँ, ग्लोबल नहीं देता, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी में बिलखसूस जेंडर डाइवर्सिटी पे फोकस किया जा रहा होता है कि दफ्तर में ख़वातीन के लिए स्पेस को बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल बनाए, स्पेस को बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बनाए। इसमें बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, लेडीज़ वॉशरूम्स अलग बनाने पड़ते हैं, लेडीज़ पे एरिया अलग बनाना पड़ता है, बट साथ साथ लोगों का नज़रिया बदलना पड़ता है, लोगों की कॉन्वर्जेशन बदलनी पड़ती है कि अब आप फ्लोर पे गालम गलोच नहीं कर सकते क्योंकि ख़वातीन बैठी है, चीज़ें मौजूद है, रिस्पेक्ट के एलिमेंट है। आप कुछ भी लेट नाइट सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सारा का सारा।
बट जो भी ये कंपनीज DEI पे काम करती है, उन सब के जो मिनिमम टारगेट्स होते हैं ना समझ, वो 10 साल की होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 20-30 ईयर्स तक जाते हैं कि 10 साल में हमें ये अचीव करना है। और जिस तरह से एक कल्चर में सिर्फ एक जेंडर को इंक्लूड करने के लिए इतना टाइम लगता है, आपको लगता है कि बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन एक सेशन में हो जाएगी? नहीं होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी ट्रेनिंग अवेयरनेस होती है, एंड द पॉइंट हियर इज कि आप स्टार्ट करें, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और यही जो हमारा ROI का गेम भी होता है ना, मुझे याद है शुरुआत में हमने सीखा भी थी बात कि अगर आपकी ट्रेनिंग में 30 लोग मौजूद हैं और उस 30 लोग में 3 लोग भी एटलीस्ट कुछ तहैया कर लेते हैं कि यार हम कुछ करना चाहेंगे, हम कुछ बदलना चाहेंगे, तो आपकी ट्रेनिंग कामयाब हो गई है। इतना लोएस्ट नंबर है इसका, बट द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, कीप ऑन डूइंग इट एंड देन ओवरनाइट जो है ना, इसकी मैं हम लोग बहुत जवाब बहुत लंबा हो गया, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा इस पे। बैम्बू ट्री अगर पता हो उसके बारे में, जो बैम्बू जो होता है ना उगता है, वो जो पौधा होता है ना, वो 1.5 से 2 साल तक जो है ना, वो मुश्किल से 6 से 8 इंच का रहता है, 6 से 8 इंच का। मगर फिर 1.5-2 साल बाद वो अचानक से 30 मीटर लंबा हो जाता है इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। वेरी ट्रू। इतना बड़ा निकल आ जाता है। मगर वो इतना बड़ा जो बैम्बू निकलता है ना, वो ओवरनाइट नहीं निकला है, उसके पीछे 1.5-2 साल की मेहनत लगी है। वेरी ट्रू। एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग, एंड दैट इज विद बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी ट्रू। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चीज़ देखी जाती है कि ना, इंतज़ार का कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट आपको बोलेगा 10 बजे और खुद कभी कभार 10:15 पे शो अप हो रहा है। ट्रेनिंग्स में आप पहले पहुंच जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स टाइम पे नहीं पहुंच पाए। टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल एक इशू है, बट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स माइट डू नॉट अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ देयर मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ देयर नॉट फॉलोइंग द टाइम, समबडी एल्स इज सफरिंग। एंड ये कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हाउ डू यू सी दिस? मतलब व्हाई पीपल आर नॉट वैल्यूइंग देयर टाइम? जापानीज से एक लाइन है जो जापानीज में होती है, मैं उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताता हूँ। वो लाइन ये है, कमिंग बिफोर टाइम इज ऑन टाइम, कमिंग ऑन टाइम इज लेट, एंड कमिंग लेट इज नॉट इवन एन ऑप्शन। ये जापानीज कल्चर की एक बहुत फेमस लाइन है इनके बारे में। समझ में मुझे ये आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जापान का हाल था, और जापान जिस तरह से बन के निकला एज अ नेशन, वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल है ऑल टुगेदर कि जापान क्या बन गया ऑल टुगेदर। एंड मुझे लगता है ये टाइम मैनेजमेंट का इशू है समत, ये एज अ नेशन इश्यूज होते हैं, और ज़्यादातर इसके अंदर आप डेवलपिंग कंट्रीज ही देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ये सारे के सारे शामिल हैं कि टाइम की कदर नहीं की जा रही होती। और वो इसलिए कदर की नहीं जा रही होती बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन इज अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ स्टफ कि यार 10 मिनट तो बनता है, 10 मिनट लेट होना थोड़ी होता है। मुझे याद है मैं एक मीटिंग पे गया हुआ था, हमारी एक सीनियर थी मिस महवीन शुएब के साथ, और उनकी क्लाइंट की मीटिंग थी। मैं वो जस्ट असिस्टिंग हर इन दैट मीटिंग, और हम बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे। तकरीबन कोई 30 मिनट्स हमने वेट किया। 30 मिनट्स बाद महीन आपा को हम बोलते, महीन आपा उठी और वो मुझे कहा चलो ज़ेन। मैंने कहा कहाँ चलो? उसने कहा डन, हमने 30 मिनट्स वेट किया एंड दैट्स मोर देन इनफ, हम और वेट नहीं करेंगे। एंड वहाँ पे जो रिसेप्शन में मौजूद थी लड़की, उसको बोला कि उनको बताना कि हम चले गए हैं एंड वी विल रीस्केड्यूल द मीटिंग, विल नॉट गोना वेट एनी फर्दर। एंड उसने कहा कि नहीं बस अभी फ्री हो रहे चीज़ें वगैरह, नहीं रुकी वो, एंड वो चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि कैलेंडर पे जो उन्होंने मीटिंग टाइम लॉक किया था, वो 10 से लेकर 10:30 तक का लॉक किया हुआ था इस क्लाइंट के लिए। उसके बाद उनकी कोई मीटिंग नहीं थी लगी हुई, वो ऑफिस ही जा रही थी हमारे साथ, कुछ उनका वो लगा हुआ नहीं था। बट शी सेड कि बिफोर आई स्टार्ट ट्रेनिंग देम, आई हैव टू ट्रेन द ट्रेनिंग मैनेजर्स फर्स्ट, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि दे कैन नॉट जस्ट डू दैट विथ मी। एंड दैट इज़ द माइंडसेट जो हमने सीखा अपने उस्तादों से कि आप किसी को वेट नहीं करा सकते। ट्रेनिंग के सेशंस के अंदर जो फरहाद साहब मुझे सिखाते थे एक बात कि मिनिमम 1 आवर बिफोर द वर्कशॉप स्टार्ट्स द ट्रेनर हैज़ टू बी ऑन द फ्लोर, मिनिमम 1 आवर। कि अगर 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होना है तो 8 बजे हमें फ्लोर पे होना ही होना है, 9:30 है तो 8:30 पे होना ही होना है। और ये चीज़ एक्चुअली बहुत फ़ायदा पहुंचा देती है एज ट्रेनर्स, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी हेल्प ना करे, कुछ हो जाए, यू नेवर नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू। दैट्स नंबर 2। जब बात करता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, सो मेरी ट्रेनिंग्स इज फेमस फॉर दैट कि मेरी प्रोग्राम में सुबह लोग लेट आ जाए तो आ जाए, उसके बाद कभी लेट नहीं होते, क्योंकि आई एम सो विजिड about my timings. And why am I rigid? And I do not make it very teacher oriented, but हम एक सिंपल सा होता है कि हम एक हमारा कॉन्सेप्ट है आवाम की अदालत।
जिसमें अगर कोई लेट आता है तो आवाम के हवाले करते हैं और आवाम उनको पेनल्टीज देती है, और पेनल्टीज सिंपल सिंपल सी होती है, गाना गाओ, स्क्वाट्स करो, पुशअप्स करो, XYZ वगैरह। बट लोगों को वो जो एलिमेंट है ना ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि इंसान, टोनी रॉबिन्स कहता है ना कि पेन और प्लेजर आर टू वेज पीपल लर्न, तो प्लेजर दिया जाता है और पेन दिया जाता है। और ये जो पेन है ना ऑफ सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ऑफ पेन के मुझे पुशअप सबके सामने लगाने, ऑफ पेन के मुझे डांस करके दिखाना है, ये एलिमेंट एक फन तरीके से हम टाइमिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखवा देते हैं लोगों को, एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। So when it comes to domestic trainers, your mentors, you already taken a lot of names, but when it comes to Western, Tony Robbins, Sinek, बहुत सारे ट्रेनर्स जिनका काम बहुत मज़ेदार है और जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैंने खुद साइमन सिनेक से बहुत कुछ सीखा, टोनी रॉबिन्स से बहुत कुछ सीखा, रॉबिन शर्मा से बहुत कुछ सीखा। किस ट्रेनर से क्या चीज़ तुमने सीखी और क्या चीज़ हर ट्रेनर की तुम्हें बेस्ट लगती है? अगर हम 4-5 मेंटोर्स का तुम नाम ले सको जो तुम्हारे वन ऑन वन मेंटोर नहीं रहे बट इन पर्सन इनकी किताबें पढ़कर, जिनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर तुमने सीखा। One trainer that I learned energy from was Tony Robbins, because I can really relate to him. Tony's presence on floor, when the way he does his unleash the power within date with destiny, amazing. People are charged up when Tony is there on floor. Another trainer जिससे मैंने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सीखता हूँ वो है साइमन सेनेक। साइमन सेनेक, people only relate him with his start with why, but Simon has evolved tremendously in the last years, and management concepts इतनी बखूबी सिखाता है कि I love his content. Third trainer जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है in terms of thinking is De Bono. Edward De Bono is a master. You talk about lateral thinking, you talk about value modelship. De Bono is a guy for you to learn from him. If you really want to learn reflection and being true to yourself and really really focusing on the value system, it's Robin Sharma. रॉबिन जितनी खूबसूरती से कॉन्सेप्ट सिखाता है, जितनी खूबसूरती से चीज़ें बताता है, दैट इज रॉबिन शर्मा फॉर यू। पांचवा ट्रेनर जो ट्रेनर नहीं है मगर जिससे मैंने बहुत सीखा है, स्पेशली इंडो पाक के लोगों के बारे में, उन बिहेवियर्स के बारे में, दैट इज चेतन भगत। चेतन भगत की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। चेतन भगत की किताबों में इतना प्यारा मवाद है, सिर्फ कहानियों के जरिए सिखाता है चेतन भगत, मगर इतनी प्यारी बातें सिखा देता है अपनी किताबों से जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चेतन की मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है इसलिए। सो दोस आर 5 माय गो टू पीपल। Thank you so much, Zen. Brilliant. I think I can totally relate with that, Tony, Robin Sharma. But मेरी लिस्ट डिफरेंट होगी. But again, आगे बात को लेके चलते, हमने कम्युनिकेशन में बात की, हमने ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट पे बात की, हमने लोगों के बिहेवियर पे बात की. बट मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन के बाद जो स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल लाइफ को एलिवेट करता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं है और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है कि लोग वो ट्रेनिंग्स ले लें, वो वर्कशॉप्स ले लें. हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं है. और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा जो हमारे रॉन्ग डिसीजंस हैं या बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलरली इंटेलेक्ट लेवल पर तो ग्रो कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू IQ वी आर देयर, बट व्हेन इट कम्स टू EQ वी आर नॉट देयर. सो इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था, इन द वर्ल्ड ऑफ AI is much more relevant. And that is true, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम समझ जो लोगों के बीच में है वो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही तो है. मैंने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, आपने कुछ कहा, मुझे बुरा लग गया, मुझे मेरे इमोशंस पे काबू नहीं, आपको आपके इमोशंस पे काबू नहीं. डेल कार्नेगी एक बहुत प्यारी बात कहता है अपनी किताब में कि वी आर लिविंग in a room full of people who are emotional creatures and not logical beings. हमारी दुनिया लॉजिकल बीइंग्स नहीं, लॉजिक हम सीखते हैं, इमोशंस हमारे DNA में है. और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द रीज़न वाई वी सी सो मेनी डिवोर्सेस हैपनिंग, द रीज़न वाई वी सी फैमिली स्प्लिटिंग अप, द रीज़न वाई वी सी पीपल नॉट स्टिकिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन, द रीज़न वाई वी सी फ्रेंडशिप्स एंडिंग. मतलब हमारे ज़माने में 15-15, 20-20 साल की दोस्तियाँ होती थी, हमारे वालिदों की दोस्ती इतनी पुरानी होती थी. आज बात करो, लोगों की दोस्तियाँ ही नहीं है. Exactly. लोग दोस्ती ही नहीं कर सकते क्योंकि दोस्ती में कहीं ना कहीं से एक इमोशनल मैच्योरिटी भी तो आती है. Very true. कि पहले दो दोस्त मिलके जो है ना वो बाइक पे व्हीली मार के निकल जाया करते थे, आज वही दोस्त जो है अपने बच्चे बीवियों को लेकर साथ बैठते हैं और डिफरेंट डिस्कशंस करते हैं. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा एक फुकदान है हमारे यहाँ पे. और पाकिस्तान के अगर मैं बिलखुसूस एग्जाम्पल दूँ ना, मेंटल इलनेस यहाँ भी मौजूद है लोगों को समझ,
और मेंटल इलनेस पे आप पहुंचते कैसे हो जब आप पहले इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। लोग बिला वजह की फजूल बातें लाइक लड़के रोते नहीं हैं, ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, गलत इमोशंस को ग्लोरीफाई किया गया है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने हमेशा देखा होगा हर खानदान में कोई एक चाचा होते हैं या कोई एक मामा होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं, और खानदान के तमाम बच्चों को ना उनसे डराया जाता है कि फलाना चाचा बड़ा गुस्से वाला है, फलाना मामा गुस्से वाला है। गुस्सा इज़ अ रॉन्ग इमोशन। गलत इमोशंस को आप ग्लोरीफाई किया है आपने ओवर द इयर्स। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में अमिताभ बच्चन जो बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, उनका जो लक़ब था वो था एंग्री यंग मैन। एंगर को ग्लोरीफाई किया गया जो कि डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है हर चीज़ों में। सो आज के दौर में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेन ज़ी की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि वो इमोशंस को एड्रेस करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे जो मिलेनियल्स है उससे पहले वाली जनरेशन जो है ना, जेन ज़ी को बहुत ज़्यादा वीक कहते हैं। मुझे लगता है वो वीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली अवेयर है, और ये बात जानते हैं अपने इमोशंस को, और अपने इमोशंस को अच्छी तरह एड्रेस करते हैं, बिला वजह दबाते नहीं हैं, बिला वजह अपने आपको ख़राब नहीं होने दे रहे। तो ये मुझे बात अच्छी लगती है जेन ज़ी की भी। एल&डी का रोल ना मुख्तलिफ और एचआर का रोल बहुत डिफरेंट है। हुँ। बहुत से लोग एज अ एल&डी अपने रोल को नहीं समझ पा रहे होते और वो एचआर के साथ इसको मिक्सअप कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हाउ डू यू सी दिस? एचआर का काम समझ है ऑपरेशंस, लोगों को हायर करना, लोगों के लिए उनकी सैलरीज निकालना, चीज़ें करना। एल&डी इस वक्त एचआर के अंडर आता है, जो कि टेक्निकली गलत है। क्यों? एल&डी का काम होना चाहिए स्ट्रैटेजिक, बिजनेस ऑब्जेक्टिव से उसको लिंक होना चाहिए। अगर सेल्स नहीं आ रही है तो सेल्स ना आने के लिए स्किल का कितना बड़ा फुकदान है, और यहाँ एल&डी का रोल आता है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है? एचआर, चूंकि बहुत सारे हेड ऑफ एचआर या फिर एचआर पढ़े हुए लोग एल&डी ऑपरेट करने लगते हैं, और चूंकि एचआर का काम ऑपरेशनल होता है तो एल&डी भी ऑपरेशनल बना के रख देते हैं। बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है इंटरनेशनली जहां पे एल&डी अब एक सेपरेट यूनिट फंक्शन करता है, और उनका एचआर से कोई ताल्लुक नहीं है। एल&डी के अपने बजट से, एल&डी के अपने मामलात है, एचआर का अपना ओवरऑल एलिमेंट है, और यही चीज़ एक फुकदान है यहाँ पे। जितने मैंने अच्छे एल&डी प्रोफेशनल्स को देखा है, वो कुछ सालों बाद जो है अच्छे कंसल्टेंट बन जाते हैं। और वो क्यों अच्छे बन जाते हैं? क्योंकि वो उस कोर को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, एज कंपेयर टू दी एचआर ऑपरेशंस एंड एचआर दोस थिंग्स एज वेल। नेक्स्ट मुझे लगता है ये भी है कि एल&डी जो है ना, वो बजट पे इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो इवेंट बेस्ड ट्रेनिंग्स, उनके केपीआईज इतने इवेंट बेस्ड बन जाते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग करवाई है, कितने लोगों को ट्रेन किया है। ये गलत नंबर्स है, ये न्यूमेरिक्स ही गलत है। आप इस तरह से आप क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की डिबेट शुरू हो जाती है कि आपने 100 ट्रेनिंग्स करवाई है मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है दावे के अंदर, एज कंपेयर आपने सिर्फ 10 ट्रेनिंग्स कराई है मगर उस 10 ट्रेनिंग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया है, क्योंकि वो वेल थॉट थी, वो उसके ऊपर प्रॉपर प्री एंड पोस्ट असेसमेंट्स मौजूद थे, मैकेनिज्म्स डेवलप किए गए थे कि किस तरह से वो बिहेवियर्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और उसमें कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होगा इसके अंदर। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। हमारे एक और बहुत प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग के जो प्रोग्राम्स हैं ना मॉड्यूल बेस्ड, वो कम हो गए। अब वो सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग फॉर्मेट ट्रेनिंग से मुराद ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं, सेमिनार टाइप वर्कशॉप्स हो रही हैं। बट आई हैव लर्न इन माई इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और जितना मैंने सीखा कि जितना ट्रेनिंग का साइज़ लिमिटेड होता है, जितना 30-25 एक आइडियल साइज़ होता है ट्रेनिंग के लिए, उतनी ज़्यादा फोकस लर्निंग होती है। बाज़ दफ़ा कंपनी समझती कि एक ट्रेनर को एक ही बड़ी कॉन्फ्रेंस से बुला के 200 लोगों के साथ एक 2 घंटे की इंगेजमेंट करा दी, बिकॉज आई थिंक ROI बेस्ड काम नहीं हो रहा है। यानी जो चीज़ बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करे वो चीज़ क्यों इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही? फिर से वही बात है, बजट्स। और बजट्स पे मसला क्या है? एक ट्रेनर को उन्होंने बुलाया जो कि अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, और वो अच्छे की नोट चलाता है, वो 5-6 लाख रुपए लेता है। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है 200 बंदों को बिठा देंगे, डिवाइड बाय उसका 200 हो जाएगा, 5 लाख की फिगर, आपका एक नंबर आपके पास आ गया है, एंड यू गुड टू गो। एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर। आपको समझने की जरूरत है कि क्या कंपनी में लोगों को स्किल्स की कमी है, क्या लोगों के अंदर इंटेंट का मसला है, या फिर दोनों होने के बावजूद जिस कल्चर में वो काम कर रहे हैं वो कल्चर इटसेल्फ टॉक्सिक है। तो एक तो ये समझने की बहुत जरूरत है। दूसरा प्रॉब्लम ये समझ, इवेंट बेस्ड लर्निंग्स विल नेवर गिव यू आउटकम्स। इवेंट बेस्ड लर्निंग क्या है? इवेंट बेस्ड लर्निंग ये है कि हर महीने जो है हमें एक नेगोशिएशन पे ट्रेनिंग करवानी है, हमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेनिंग करवानी है। इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 मॉड्यूल्स खोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो अच्छी ट्रेनिंग है वो 4 से 5 दिन की चलती है।
बट ये वो कभी सोच ही नहीं सकते कि भाई बजट नहीं है, चलो बजट मैनेज भी कर लिया किसी तरह। लोगों को लाइन मैनेजर्स बाहर नहीं जाने देंगे अपनी कंपनी से, अपने डिपार्टमेंट से, कि काम कौन करेगा उनके पीछे। एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर कि कंपनीज जो डाउन साइजिंग करने में और बहुत ही कम लोगों के साथ काम कर रही है, तो एक बंदा अगर निकल जाता है, फाइनेंस ऑफिसर निकल जाता है और 4-5 दिन के लिए निकल जाते हैं, तो काम वाकई में बहुत इफेक्ट होता है। आई रिमेंबर वन टाइम एक हमारी ट्रेनिंग थी जहां लोगों को 9 to 5 ट्रेनिंग होती थी और उनके लाइन मैनेजर से बोला हुआ था कि 6 बजे ऑफिस पहुंचो, और फिर वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ऑफिस में काम करते थे और सुबह फिर 9 बजे पहुंच रहे होते थे। एंड सेकंड डे पे मुझे आके बोलते कि जैन हमारा दिन ना 12-12 घंटे के हो गए बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन। हम कैसे फोकस करें, हम कैसे मोटिवेट हो, हम किस तरह से फोकस करें। और कई बार हम एल&डीज को ये गाइड करते हैं कि भाई इन लाइन मैनेजर्स को समझाओ, जब तक उनसे सही बाय इन नहीं आएगा, आपकी पूरा लर्निंग प्रोग्राम जो है वो वेस्ट ही हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Another thing I think empathy बहुत ज़्यादा मुझे मिसिंग दिखाई देती है कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो यंग इंटर्न्स एमटीओस को बहुत कुछ सिखा सकते हैं ना, बहुत कुछ शिप कर सकते हैं। ये जो सीनियर मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट को बहुत कुछ शिप कर सकती है। एंड दैट्स फॉर द ग्रो। मैंने मतलब डीन में भी बात सीखी कि मतलब जो आपको आता है ना, अगर आप वो किसी को दे दोगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर हो। Yeah. मतलब जो कैंडल दूसरी कैंडल को रन करती है उसकी रोशनी ज़्यादा होती है। Yeah. द ओवरऑल थिंग, द एम्पैथी इज क्वाइट मिसिंग इन योर एक्सपीरियंस, बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, इतनी सारे दायरों के साथ काम किया। क्यों ये प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि अगर हम किसी को सिखाएंगे तो किसी को हम आगे शिप करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, एक ये लाइन याद रखो। दूसरा, यू रब माई बैक, आई रब योर बैक। ये दो बातें जो कॉर्पोरेट कल्चर की ना बाइबल बन गई है कि आप बस अपनी जिम्मेदारी लें, आप बस अपने आप को बहस करें, अपने उल्लू सीधे करें और बस निकलें यहाँ से। ये जो सेल्फिशनेस का कल्चर है ना समझ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब सारा का सारा फोकस नंबर्स पे हो जाता है और लोगों के एफर्ट को उनको वैलिडेट नहीं किया जाता, जब सारा का सारा फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि केपीआईज और लर्निंग माइंडसेट को जब प्रमोट नहीं किया जाता, तो ऐसे इदारों में सेल्फिश कल्चर ही बन जाता है। हर बंदा जो है ना वो अपने बारे में ही सोच रहा है। सिखाने का एलिमेंट इसलिए नहीं आता, दो वजह होती है। एक होती है इनसिक्योरिटी, मैंने सिखा दिया तो मुझसे ज्यादा जान जाएगा, मुझे बीट करके चला जाएगा, तो ये तो इनसिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ योर ओन वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या फायदा हासिल होगा कि मैं उसको सिखा रहा हूं तो मुझे क्या हासिल होगा, मैं क्यों अपना काम छोड़ के उसको टाइम दूं। और ये दोनों क्यों आए हैं, फिर से सेल्फिशनेस कल्चर से। एम्पैथी नहीं एग्जिस्ट कर सकती समझ उस इदारे में, उस घर में, उस माहौल में जहां सेल्फिशनेस को प्रमोट किया जाता है, जहां सेल्फिशनेस को रिवॉर्ड किया जाता है कि आपने अपना काम सही किए हैं, बाकी टीम गई साइट पे, आपको प्रमोशन दे दिया गया, बाकी आपको 10 out of 10 दे दिए गए, बाकी लोगों को मार्क्स नहीं दिए गए। तो दूसरे बंदे भी बोलेंगे कि मैं बिला वजह उस बंदे को सिखा रहा था, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, इससे अच्छा मैं फील्ड पे होता, इससे अच्छा मैं काम कर रहा होता। सो जब सेल्फिशनेस को रिवॉर्ड किया जाएगा तो कल्चर वैसा ही बन जाएगा ना। और यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों की सेल्फिशनेस को रिवॉर्ड किया जा रहा है। एंड देन फिर आप बोलते हो कि एम्पैथी कैसे आएगी। एम्पैथी भाई, एम्पैथी की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आप एक फादर हैं, आप अपने औलाद का पेन खुद महसूस करते हो, आप खुद उसके लिए सब चीज़ करते हो, अपना टाइम लगाओगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करोगे ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। बट मेरा से वो सब कंसर्न ये है कि वो एलिमेंट ऑफ एम्पैथी लाने के लिए क्या लाजमी है कि ब्लड रिलेशन ही हो? क्या हमारे अंदर एक जो इंसानी मामलात है, क्या हम उसको उजागर नहीं कर सकते अपने अंदर? सो आई गेस दैट इज वेयर द रियल एसेंस इज मिसिंग राइट नाउ। मैं समझता हूँ हर इंसान की लाइफ में ना कोई स्ट्रेस एंजाइटीज होती है। ऐसा नहीं है कि एज अ ट्रेनर आई डोंट हैव चैलेंजेस, एवरी इंडिविजुअल हैव चैलेंजेस। और मैं समझता हूँ हर किसी के कोई ना कोई इम्तहानात हैं और हर किसी की कोई ना कोई आजमाइशें हैं। आई हैव सर्टेन पैटर्न्स वेयर हाउ डू आई मैनेज माई स्ट्रेस, हाउ डू आई मैनेज माई एंजाइटीज, हाउ डू आई मैनेज माई प्रॉब्लम्स। हर किसी की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है। तुम्हारी लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं या जब अप एंड डाउन आते हैं, बिकॉज यू रनिंग एन एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेडिंग कंपनी चलाना पाकिस्तान में समझता हूँ बिल्कुल आसान नहीं है। पेमेंट्स की बहुत इश्यूज होते हैं, लोग समझते नहीं। आज तक लोग L&D की इंपॉर्टेंस को पाकिस्तान में उस तरह से अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहे जिस तरह वेस्ट में, जैसे तुमने कहा कि दुबई में पेमेंट पहले आ जाती है और यहाँ पे आज तक वो पेमेंट कल्चर नहीं है। किस तरह से अपने चैलेंजेस या अपने उस प्रेशर को हैंडल कर रहे होते हो? व्हाट इज़ योर पैटर्न, व्हाट इज़ योर प्रोसेस? So I am an avid traveler, and the reason why I use the word avid is because मैं consciously
ट्रैवल करता हूँ, और बाय इन टर्म्स ऑफ कि मैं हर 2 महीने में 3 महीने में मेरा कोई ना कोई ट्रिप लगा हुआ होता है, और ये मेरा एक तरीका होता है अपने आप को रिजुविनेट करने का। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, डिफरेंट कल्चर्स में जाता हूँ, डिफरेंट चीज़ें करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव, तो कई बार मैं अपनी ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट्स को हिला देता हूँ, और वो इसलिए हिलाता हूँ बिकॉज़ क्लाइंट्स को डेट्स ही नहीं देता कि नहीं, ये नहीं अवेलेबल, बिकॉज़ वो वीक मेरा मार्क हुआ हुआ होता है मेरे कैलेंडर पे महीनों पहले कि इसमें मुझे ट्रैवल करना है, और मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ वो बात की बात है, बट मैं जाऊँगा ज़रूर। एंड दैट्स हाउ आई ट्रीट माई सेल्फ एवरी नाउ एंड देन, दैट्स माई वन थिंग टू डू। दूसरा, बहुत बार यू हैव टू बी, जहाँ मेरा काम, मेरा पैशन है, वहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको रियल रखती है। मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरी एक्टिविटीज़, मेरी सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त ज़रूर गुजारूँ, बिकॉज़ जहाँ आप अपने दफ्तर और अपने घर में एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा उकता जाते हो, मुझे लगता है कि दोस्ती को ना हमने ओवर द इयर्स बहुत अंडर वैल्यू किया है। दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज़ है। इमाम अली की लाइन है कि जिस इंसान का कोई दोस्त नहीं है, वो स्पिरिचुअल तौर पे यतीम है। ये एक वर्ड कहा जाता है कि वो इस तरह से एग्जैक्टली, कहा वेरी ट्रू। जाता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड कोट नहीं कर रहा, यू मे बी करेक्ट मी ऑन दैट एज वेल। रूहानी तौर पे यतीम कहा गया है उसको, है ना? क्यों समझना है इस बात पे? क्योंकि यही चीज़, अच्छा यहाँ पे ना मर्द हज़रात फिर भी बहुत अच्छे हैं बिकॉज़ वो दोस्तों को कायम रखते हैं। जो हमारी फीमेल वर्किंग फीमेल्स हैं, वो इस चीज़ को फ़ोकस नहीं देती। अच्छा, उनके पास अपने रीज़न्स हैं कि दफ़्तर देखना है, घर देखना है, बच्चे को देखना है, शौहर को देखना है, चीज़ें देखनी है। व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट दे हैव मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन मेन एट वर्क। उनके लिए ज़्यादा टफ़ है एज़ कम्पेयर टू मेन एट वर्क। बट नाउ दिस इज़ वेयर यू हैव टू फ़ोकस कि आप प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें। कुछ चीज़ों को आपको ना कहना पड़ेगा। कभी-कभार कुछ चीज़ों के लिए आपको पीछे हट के अपने बारे में, अपने मेंटल पीस के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड तभी आप देखते हो कि जब मेरा मेंटल कंपास सही चलता है ना समझ, मैं ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करूँगा। मेरे स्ट्रेसेस जो आते हैं ना, वो छोटे-छोटे स्पीड बम्प्स लगते हैं फिर, क्योंकि आपका मेंटल कंपास सही जगह पे मौजूद है। मगर जब पूरा रोड ही स्पीड बम्प से मिला हुआ हो ना, और तो फिर डेफिनेटली आपको छोटे-छोटे खड्डे भी जो है ना, आपको गुस्सा दिला देते हैं। नया साल आ रहा है, होता क्या है दिसंबर के अंदर ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा सा लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वेकेशंस और सर्दियों का एक वेदर एंड ऑल दैट स्टफ। आने वाले साल में 2026 हुँ। 26 ही है ना भाई? हुँ। सही है। इन हुँ। 2026 व्हाट डू यू एडवाइस टू यंग प्रोफेशनल्स इंडिविजुअल्स कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी ग्राफ को किस तरह ऊपर लेके जाएं? बिकॉज आई थिंक प्रोडक्टिविटी क्राइसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, और हमारा जो ओवरऑल आबो हवा है वो आदमी को प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ऑटोमेटिकली लेके जा रही होती है। सोशल मीडिया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दैट। सो हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव? मेरा मशवरा सबको यही है कि डू नॉट बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। जब मैं ये सोचता हूँ ना समझ के मुझे प्रोडक्टिव होना है, मुझे प्रोडक्टिव होना है, तो मैं आधा टाइम तो इसी टेंशन में लगा जाता हूँ कि मुझे प्रोडक्टिव होना है, मुझे प्रोडक्टिव होना है। डिपेंड करता है, आप अगर दिन में 4 घंटे भी काम करते हैं मगर फोकस होके काम करते हैं, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग फोकस्ड वर्क, 4 घंटे बहुत है दिन के लिए, ट्रस्ट मी ऑन दैट। कई बार लोगों को बात समझ में नहीं आती है, मतलब वो 9 to 5 का जो कल्चर भी है ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर का कल्चर, 1960s का कल्चर है जो हम आज तक चला रहे हैं फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न। और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है, पहली चीज़ तो यही है कि क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं एन्जॉय कर रहा हूँ? ये 3 चीज़ें सोचो अपने आप से। अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ ना, इस पॉडकास्ट में मैं पॉडकास्ट के मैकेनिज़्म बहुत कुछ सीख रहा हूँ यार, जो मुझे नहीं बताया था पहले किसी पॉडकास्ट के अंदर, आपने मुझे, आपकी टीम ने मुझे गाइड किया है। उसी तरह क्या मैं खुश हूँ? एंड खुश का मतलब ये है कि मैं अपने काम से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने रिश्तों से खुश हूँ। और इसका ना एक मैंने बहुत प्यारी बात सुनी थी रॉबिन शर्मा की जो किताब है ना, हू विल क्राई व्हेन यू विल डाई। इस किताब में रॉबिन शर्मा की बहुत प्यारी बात थी। उस किताब में था कि क्या आज के दिन अगर आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आप खुशी-खुशी मर जाओगे? एंड यहाँ पे एलिमेंट पे फुलफिलमेंट का आता है कि आप हमेशा ख्वाहिशात होंगी जो पूरी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। बट फुलफिलमेंट ये है कि जितना काम किया वो अच्छा काम किया। मेरा वक़्त इतना ही था दुनिया तक, वो ख़त्म हो गया और अब मैं अपने खालिक की सके मिल जाऊँगा। तो ये खुशी के एक पैरामीटर्स हो गए होते हैं। और तीसरा, एम आई एन्जॉयिंग इट? एंड एन्जॉयमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप दोस्तों में जाते हो, आप अपने काम पे जाते हो, आप पैडल खेलने जाते हो या लूडो खेलने जाते हो, आप एटलीस्ट एन्जॉयमेंट मौजूद है आपकी लाइफ में। बिकॉज़ जब आप अंदर से खुश रहते हैं, आप एन्जॉय करते हैं,
आप वो एनर्जी बाकियों में भी देते हैं, आपके Very true. आसपास वाले भी है ना, वो भी खुश रहेंगे क्योंकि आपका मूड अच्छा है ना। आपका Very true. मूड डाउन है ना, तो आप अपनी बीवी को भी डांटोगे, आप अपनी अम्मी से भी लड़ोगे, आप अपने बच्चे को भी डांटोगे, बिकॉज आपका मूड खराब है। यू आर क्रैंकी, यू मेकिंग अदर्स क्रैंकी एज वेल। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मैनेजर स्किल्स बहुत अहम है और इस पे बहुत सी किताबें, इनफैक्ट आई रिमेंबर दैट यू रिकमेंड मी अ बुक कॉल्ड न्यू 1 मिनट मैनेजर एज वेल, मुझे बड़ी ज़बरदस्त किताब लगी थी। या काफ़ी ज़्यादा तुम काम कर रहे हो तो यंग मैनेजर्स के साथ, और मॉडर्न मैनेजर स्किल्स पे तुम काम कर रहे हो। यस। तो मॉडर्न मैनेजर स्किल्स क्या हैं और आजकल के मैनेजर्स को किन स्किल्स की ज़रूरत है? तो समझ, मैंने ना बहुत सारी लीडरशिप की वर्कशॉप्स चलाई है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ओवर द इयर्स लीडरशिप स्किल्स के अंदर ना मैनेजर्स को विलन बना दिया है। बाकायदा एक कंपैरिजन हुआ करता था एक ज़माने में, लीडर वर्सेस मैनेजर। और मुझे ये सोच गलत लगी। क्यों गलत लगी? लीडर का काम जहां लीड करना होता है, हर कंपनी में मैनेजर के बगैर ना कंपनीज चल नहीं सकती। इसकी एग्जांपल देता हूं। गूगल ने ना 2006 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, 3 साल का, वर्क प्लेस विदाउट मैनेजर्स के नाम से। 3 साल का प्रोजेक्ट चलाया था, फेल हुआ था प्रोजेक्ट। गूगल का अल्टीमेट एम था कि हमें मैनेजर्स हटा देने कंपनी से, हम लीड्स बना देंगे, हम चीज़ें बना देंगे, बट मैनेजर्स हटा देंगे ऑल टुगेदर। बुरी तरह फेल हुआ। तो गूगल ने फिर उस 3 साल में ना बहुत सारी लर्निंग्स निकाली और उस लर्निंग से बनाया प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। प्रोजेक्ट ऑक्सीजन क्या है? प्रोजेक्ट ऑक्सीजन 2009 में डेवलप किया गया और ऑफकोर्स फिर 2016 में जब सुंदर पिचाई आया तो ऑफकोर्स चीज़ों को मजीद कैस्केड किया गया। गूगल प्रोजेक्ट ऑक्सीजन कहता ये है कि मैनेजर हैज़ टू बी अपडेटेड and has to be working with the current dynamics. So modern day manager actually कहता यही है कि manager has to be a leader only, मगर मैनेजर के साथ रहते हुए। अच्छा, अब इसको कैसे समझ में आता है हमें? तो वी डू अ वर्कशॉप, उसमें हम चलाते हैं माइस्ट्रो मैनेजर के अंदर, जहां हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजर्स क्या क्या करते थे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ट्रेडिशनल मैनेजर बोलेगा सुबह 9 बजे आओ, और 5 बजे जाने की बात तो करेगा नहीं, बट सुबह 9 बजे आओ। वो प्रेजेंस को ज्यादा वैल्यू करता है बनिस्बत परफॉर्मेंस के। मॉडर्न डे मैनेजर बोलता है कि भाईजान 10 बजे आ जा, मसला नहीं है, मगर 10 से लेकर 5 तक या 10 से लेकर 4 तक जो है ना, फुल टाइम प्रोडक्टिव रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ट्रेडिशनल मैनेजर बोलेगा कि भाईजान आप जो है ना, वो प्रोटोकॉल पे बहुत बिलीव करेगा कि नहीं, आप इससे बात नहीं कर सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते। हायरार्की को बहुत वैल्यू करता है ट्रेडिशनल मैनेजर। मॉडर्न डे मैनेजर बोलता है हायरार्की कुछ नहीं होती, ओपन स्पेस पर काम करते हैं। अगर कोई अमेजिंग आमद आई है, अमेजिंग आइडिया आया है, तो जाओ हेड ऑफ प्रोडक्ट के पास, जाके उसको पिच करके आ जाओ, मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अवेलेबल है, वो आपकी बात सुनना चाहता है। सो बाउंड्रीज जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स बना देते हैं ना, वो मॉडर्न डे मैनेजर हटाना शुरू करता है और कहता है कि बाउंड्रीज कम से कम हो। तो अगर आप सप्लाई चेन के भी हो या आप फाइनेंस के भी हो, मगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है प्रोडक्ट को रिलेटेड कि हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केट में निकाल सकते हैं, तो आपको कोई रोकेगा नहीं करने से। आप ईमेल करके कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक तो ये। तीसरा, पुराने ज़माने में ना इंस्ट्रक्शंस होते थे मेमोज के जरिए, लेटर लिखो, मेमोज लिखो, ईमेल ड्राफ्ट करो। मॉडर्न डे मैनेजर ऐसे कोई बात नहीं कहता। कहता है अगर बात अच्छी लगी, कोई आमद आई है या कोई बात कहनी है, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, उसको भी हम ऑफिशियल कंसिडरेशन किया जाएगा। सो ये कुछ बिहेवियर्स है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रेडिशनल मैनेजर बोलता है वर्क अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। ट्रेडिशनल मैनेजर ये बात बोलता है। मॉडर्न डे मैनेजर बोलता है ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के स्विचेस लगे हुए हों। अगर मेरे दफ्तर का टेंशन है ना, तो घर पे आएगा, अगर घर का टेंशन है ना, तो दफ्तर आएगा। तो दोनों में इंटरकनेक्टेडनेस है। और ये हो नहीं सकता कि आप इंसान को बोलो कि घर पे अगर कोई बच्चा बीमार है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप दफ्तर टाइम पे आए। आपकी एम्पैथी कहाँ है? जो एम्पैथी की मैं सवाल भी कही थी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं और इसको हम गूगल ऑक्सीजन के साथ साथ जो कैलन डेविक की जो बुक है माइंडसेट, उस माइंडसेट की किताब में भी आता है फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट के ही बिहेवियर्स है। और जो न्यू 1 मिनट मैनेजर है, उसमें अगर आपको याद हो, 1 मिनट मैनेजर और न्यू 1 मिनट मैनेजर में एक फर्क है। 1 मिनट मैनेजर बोलता था 1 मिनट रेप्रिमांड, या कि आप 1 मिनट का उनसे बात करो, उनको सजा वाली बात करें। न्यू 1 मिनट मैनेजर क्या बोलता है? 1 मिनट रीडायरेक्शन, कि लोगों गलती कर रहे हैं ना, तो उनको सजा मत दो, उनको सही डायरेक्ट करो। ये बहुत बेसिक डिफरेंस दिखा मुझे इन दोनों किताब के अंदर कि वो वेपरिमांड की बात ही नहीं करते अब रीडायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल करियर को एलिवेट करने के लिए, एंड आई हैव सीन इन योर करियर एंड हमारी जितनी भी दोस्ती रही, मैं देखा कि तुमने हमेशा से कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करी। और हर इंसान का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एंड प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी कंज्यूमर्स की है, क्रिएटिव मेंटालिटी वैसी बहुत कम है। तुम्हारा क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहा? एंड इफ यू रियली वांट टू एनहांस योर क्रिएटिविटी, हाउ डू यू डू दैट?
अच्छा, क्रिएटिविटी साइंस है एक्चुअली। लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिविटी इनेट है, क्रिएटिविटी साइंस है। क्रिएटिविटी को सही तरह का कोई इंसान को लगता है ना कि वो क्रिएटिव नहीं हो रहा, तो अगर थोड़ा ब्रेन साइंस थोड़ा सा समझ जाए ना, तो उससे हो जाएगा। मैं किसी एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम शावर में हैं, हम नहा रहे हैं, अचानक से कोई आइडिया क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई आइडिया क्लिक हो जाएगा। लोगों को लगता है ये आमद हुई है। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट, जो एक्चुअली बताती है कि दिमाग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन कैसे करता है। कई सारे लोग जबरदस्ती क्रिएटिव होना चाह रहे होते हैं। क्रिएटिविटी की खूबसूरती ये है कि जबरदस्ती से नहीं हो सकता, वो इवेंचुअली ओवर द ईयर्स आती है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि आपके न्यूटन ने ग्रेविटी को आइडेंटिफाई किया था, ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। पर सवाल मेरा ये है समझ, कि सिर्फ न्यूटन ने ही क्यों डिस्कवर की? एप्पल तो घेते रहते थे, क्योंकि न्यूटन के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारी विस्डम थी, जिसकी वजह से न्यूटन ही उस एंगल में सोच सका। तो क्रिएटिविटी में फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलो ना पॉडकास्ट की क्रिएटिविटी, मुझे नहीं आएगी आइडिया, बिकॉज नॉलेज ही नहीं है ना मुझे। ट्रेनिंग पे क्रिएटिविटी बोलो, हाँ मुझे वहाँ पे उस सब्जेक्ट पे बहुत नॉलेज है, इसीलिए मैं उसमें क्रिएटिव हो सकूंगा एज कंपेयर Amazing. टू अदर थिंग्स। तो creativity is not something accidental, it is a science and you have to engage your brain in certain dimensions. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक गेम है सीक्वेंस खेला है, उसी तरह एक गेम है मोनोपोली, वो आपने खेली है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने उसका नाम दिया स्ट्रैटेजिक प्ले। दुबई में हमने इसके 2 से 3 बैचेस चलाए अब तक, पाकिस्तान में अब तक नहीं चलाया। बट उसमें हमने क्या किया, मैंने पूरे दिन में सिर्फ 3 गेम्स खिलानी है लोगों को। मुझे जेंगा खिलाना है, मुझे सीक्वेंस खिलाना है और मुझे मोनोपोली खिलानी है। ये 3 चीज़ें सिखानी है और इन तीनों में मैं 3 चीज़ सिखाता हूँ। एनालिटिकल थिंकिंग सिखाता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता हूँ और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिखाता हूँ। कुछ भी नहीं, नो स्लाइड्स, नो नोट्स, नथिंग। आप आओगे और आप पूरा दिन बैठ के सिर्फ गेम्स खेलोगे मेरे साथ, और उन गेम्स की अप्रोचेस के दौरान मैं आपको बीच बीच में पॉजेस दूंगा एंड आई आस्क यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, टेल मी हाउ यू डिफरेंटली। सुबह आपको गेम अगर आती भी नहीं होगी ना, कोई मसला नहीं, आप एंड में उस गेम के ऐसे ऐसे डायमेंशन समझ जाओगे और अपने ब्रेन की यूजेज समझ जाओगे। इस तरह के प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, यू नो, ऑफ कोर्स सैडली हमें पाकिस्तान में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता एज कम्पेयर टू द गल्फ मार्केट और द यूएई मार्केट, बिकॉज पीपल आर वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन देयर एज कम्पेयर टू हियर। बट आई एम रियली होपफुल कि हमने और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिसपे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया भी। लेगोस को पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स दे रहा है एज कम्पेयर टू टीम बिल्डिंग्स में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग हेड। एक इंटरनेशनल डिग्री लेने के बाद, एक इंटरनेशनल कंट्री में काफ़ी वक्त लगाने के बाद वापस पाकिस्तान आना, ये देखते हुए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, द काइंड ऑफ वर्क व्हिच आई एम डूइंग, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ आप एक ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हो जो उसकी कॉस्ट डॉलर्स में पे की जा रही है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप पीनट्स डिलीवर किए जा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, but still you prefer to stay in Pakistan, and why is that so, and how do you see the future of your work in Pakistan, and किस तरह देख रहे हो उसको? ओके, सो पाकिस्तान मेरा घर है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है। मैं अगर कोई और पासपोर्ट लेता भी हूँ तब भी मेरी ओरिजिन पाकिस्तान रहेगी, और मैं इस मुल्क को इस वजह से नहीं छोड़ सकता कि ये पैसा कम देता है। ये गलत, ये अप्रोच ही गलत है मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है जो जिसके मैं खिलाफ हूँ और हमेशा से रहा हूँ। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में भी होता था, यू रिमेंबर कि मैं पाकिस्तान आया करता था और मैं ट्रेनिंग्स तब भी किया करता था। अभी आधा टाइम मैं दुबई में हूँ, मगर जितना टाइम पाकिस्तान में भी हूँ, आई एम फोकसिंग हियर बिकॉज आई रियली बिलीव हमारे मुल्क के लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है। और ये एक ज्यादती, देखो हमारे मुल्क के साथ जो ज्यादती करने वाले ना, हम खुद ही हैं, ज़्यादातर हम ही लोग हैं। कोई बाहर वाला ज्यादती नहीं कर रहा हमारे साथ। हम खुद ही अपने मुल्क को तरजीह नहीं देते, हम खुद ही अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं निकालते, हम खुद ही उस पावर डायनामिक से फंसे हुए होते हैं कि टॉप पे क्या हो रहा है, टॉप पे क्या हो रहा है। जो टॉप पे हो रहा है वो तो होने दो, बट जिन लोगों पे आपका एक्सेस है, आप वहाँ तो बदलाव ला सकते हो ना। कुछ नहीं समझ, सिंपल सी बात है। हमारे घर पे जो मेड है, जो पिछले 10 साल से मेड है, उसकी बेटी माशाल्लाह अब उसने इंटर क्लियर कर लिया है और अब उसका जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, और अब जो है वो माशाल्लाह अपनी पहला साल बैचलर्स का स्टार्ट करने लगी है।
हुआ क्या था? हुआ सिंपल सा ये था कि जब उसकी बच्ची छोटी थी और जब वो कर रही होती थी, तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ़, ये तीनों ने उसको इतना पॉज़िटिवली इन्फ्लुएंस किया था, बिकॉज़ आप जानते हो मम्मा मेरी बैंकर रही है, बहन मेरी काम करती है, बीवी मेरी खुद एंटरप्रेन्योर है, तो वो एक घर को देख रही थी जहाँ 3 औरतें बहुत एम्पावर्ड हैं और तीनों पढ़ी-लिखी औरतें हैं और तीनों काम करने वाली औरतें हैं, और उसी को देखा-देखी में जब उसकी बच्ची बड़ी होने लगी, उसने मेरी बहन से एडवाइस ली, मम्मा से एडवाइस ली, और वो यही सोचती रह गई कि ये लड़की जो है ना, मेरी बड़ी बेटी, ये मेरी लाइफ़ बदलेगी, ये मेरा चीज़ें बदलेगी। एंड दैट इज़ अ माइंडसेट, राइट? कि बहुत लोगों को ये पढ़ाई को हम कहते हैं ना कि पढ़ाई जनरेशंस बदलती है, और इसीलिए फोकस सारा का सारा इसी पे होता है। तो शायद मुझे लगता है यही एक रीज़न है कि मुझे पाकिस्तान वापस बार-बार बुलाता है अपनी तरफ। Just moving towards my last question, I'll sum up this podcast. There's so much, I believe there's so much content, there's so much value still which is inside you, and that's why I wanted to write you कि भाई तुम content बनाओ और कुछ अपने ideas को आगे ship करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो तुम्हारा विजन है तालीम देने को, वो ज़्यादा तालीम दे सको निस्बतन कि वो एक महीने के सिर्फ 200-300 लोग हैं जिन तक तुम्हारी तालीम आज पहुँच पा रही हो, ये उसका हक नहीं है. This is what I do believe. And just moving, summing up, ज़िंदगी में समझता हूँ कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपका बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपकी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इफ़ यू सम अप द दोज लर्निंग्स व्हिच यू हैव लर्न थ्रू लाइफ, you've traveled a lot, you've been to Hajj, alhamdulillah, you've been to Umrah so many times, you have some really amazing mentors. If I would say that, if I would you give the best of those advices which you've learned through your mentors, through your travel, through your own reflection, कि वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बातें जो तुमने अपने उस्तादों से, अपने सफ़र से, अपने सफ़र वसीला ज़फ़र है, तो जो इंसान को सफ़र सिखाता है वो शायद बहुत सी चीज़ें नहीं सिखा पाती. ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है. हमारी वालदा, तुम्हारी अपनी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हैं. तो वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बातें जो तुमने ज़िंदगी के सफ़र में सीखी, अगर वो तुम शेयर कर सको इन जस्ट लिमिटेड टाइम. 2 लाइन्स हैं जिसपे मैं बात करूँगा. मैंने अब तक जो सीखा, वो ये सीखा कि मैंने अब तक कुछ नहीं सीखा. बहुत कुछ सीखना बाकी है. And there's so much to learn, and there's so limited time, and there's so much limited resources that you have, and there's a lot to learn. I still feel that. And मैं अपने आप को एक learner, एक teacher, उस्ताद कहना भी नहीं चाहता, because बहुत कुछ सीखना है मुझे अभी भी. And I'm still just a learner right now. That's my first thing that I have always known up for that. And second ये कि एक बड़ी प्यारी लाइन है, एक कोटेशन है, किसी ने कही थी, एक शेर था कि दुनिया में बहुत गम है, अपना अभी भी कम है, तो जितना है उसके साथ खुश रहो. ग्रैटिट्यूड लाओ चीज़ों में. शुक्रगुजारी एक्चुअली चीज़ों को बेहतर बनाती है, rather than complaining and asking and just aiming and all those things. Attitude of gratitude is something जो आपको बहुत आगे लेके जाता है. And that's my 2 learnings. Thank you so much, Zen, for sharing a lot of value, a lot of learnings, and would love to have you again with a very different topic. And I will prefer next time we'll have a more focused discussion on one particular module. जो तुम्हारे इतने सारे training modules में हम try करेंगे किसी particular module को dissect करें, उससे relate करें. So thank you so much. Thank you so much for having me. Great having you. Much great.